ये अभी उसी बड़े टॉपिक में चल रहा है, समानता के अधिकार में। हम 14 से 18 आज इसको फिनिश कर ही लेंगे हम लोग, क्योंकि 2 बड़े बड़े मुद्दे थे हमने निपटा दिए। अब जैसे हम लोगों ने पीछे देख लिया था, 3 देख लिए थे मुद्दे, आरक्षण से संबंधित मुद्दे पढ़े थे। समानता का अधिकार, ये तो बड़ा टॉपिक चल ही रहा है हमारा भी, और इसमें हम देख रहे थे आरक्षण से संबंधित मुद्दे, आरक्षण से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड विद द रिजर्वेशन, संबंधित मुद्दे। इसमें हमने एक बड़ा मुद्दा देखा था पदोन्नति में आरक्षण यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसमें हमने केसेस वगैरह देख लिए थे, ठीक है, और उसमें संशोधन भी देख लिए थे, पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है, ये देख लिया था। और सेकंड हमने देखा था कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग वाला, इसे अग्रनयन का भी बोलते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड मुद्दा देखा था। फिर तीसरा हमने देखा क्षैतिज और लंबवत, ठीक है, क्षैतिज और लंबवत। अब चौथा एक मुद्दा बनाओ, ठीक, आर्थिक आधार पर आरक्षण। इंदिरा साहनी केस वगैरह हम पता है किसमें, इंदिरा साहनी केस किसमें था, पदोन्नति वाले में। इंदिरा साहनी केस को, मतलब हालांकि पहले आ चुका था इंदिरा साहनी केस, पदोन्नति में जो आरक्षण पड़े तो इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया था कि क्या, कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इंदिरा साहनी में ऐसा किया गया था। फिर इनने संशोधन लेके आए थे, कौन सा लेके आ गया, 77वां संविधान संशोधन लेके आए थे। और कौन सा, ये सब ध्यान रखना, कब 16(4)(a) कब जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया, कब में जोड़ा गया, 16(4)(b) किस में जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। कैरी फॉरवर्ड का है, 16(4)(b) है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना। इंदिरा साहनी केस कब का है, 1992 का। ये आसपास के ईयर भी ध्यान रखोगे तो इससे भी थोड़ी थोड़ी अंदाजे लगते रहेंगे कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो 16(4)(b) किस में जोड़ा गया है, 16(4)(b) आर्टिकल जोड़ा गया कैरी फॉरवर्ड वाले मुद्दे के तहत, और 81वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है। और फिर हमने देखा था 77वां संविधान, फोर्थ हम लिखो आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण लिखो लिखो, और क्या, आर्थिक आधार पर, फोर्थ वाला फ्लो, आर्थिक आधार पर आरक्षण। आर्थिक आधार पर आरक्षण, ठीक है, मतलब इसी को ब्रैकेट में आर्थिक आधार पर क्या ईडब्ल्यूएस मुद्दा चल रहा है इस टाइम, तो ब्रैकेट में इसकी इंग्लिश ब्रैकेट की नहीं हो जाएगी, या ऐसे / मार के लिख लो ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस के मुद्दा है वो इसी में पढ़ लेंगे। ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होगी वो लिख लेना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। लिखो अब इसके अंदर फटाफट 2-3 बातें। एक सेकंड में यार वो देख लूँ, एक पेन मुंह पे लगा दीजिए। ठीक, इसमें अभी तो हमें ये वो पता ही है, इसके अंदर लिख लो जल्दी लिए, 103वां संविधान संशोधन था ये, एक पॉइंट लिख लो ऐसे करके, 103वां संविधान संशोधन, ठीक, ये तो पता है ना। और कौन से 2019 या 20, ठीक, 19 में ये लिख लिया, ठीक। और एक पॉइंट ये लिख लो, आर्टिकल 15(6) और 16(6), आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए, 15(6) और 16(6) जोड़े गए, ठीक। 15(6) हम लोग लिख चुके हैं, 16 वाले हम पढ़ रहे थे, 16 में 16(6) ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो बहुत छोटे थे, बहुत छोटा समझ के लिख लो, पहले समझ लो फिर उसके बाद अपने आप पॉइंट बना लेना। 15(6) हम पहले लिख चुके थे पीछे, 15 वाला किससे संबंधित था, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देने से संबंधित, कि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जाके वहाँ पे उसमें सीटें आरक्षित होती ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में, तो उससे संबंधित था। 16 किससे, नौकरी से संबंधित था, कि नौकरी आपको मिलेगी तो उसमें कैसा आरक्षण। तो 15(6), अब ये 15(6) सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक। तो इसमें 15(6) में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है,
वर्तमान में जो आरक्षण लागू है उनसे अलग है ये, ठीक, यानी कैसा हो जाएगा, ये वर्टिकल आरक्षण हो जाएगा। ठीक, अगर हम एक लाइन में लिख देंगे वर्टिकल, इसका मतलब हो कि एससी को आप जो दे रहे हो कितना दे रहे हो, कितना परसेंट आरक्षण, 15%, और एसटी को, ओबीसी को, और फिर ईडब्ल्यूएस को ये जुड़ाव। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को ये नहीं है कि आर्थिक आधार पर, इसके अंदर आर्थिक आधार पर जैसे बात करी थी, जैसे महिलाओं को एक थी, ऐसा नहीं, तो आप इसमें एक पॉइंट बनेगा क्या, अभी मैं समझा रहा हूँ, बोल भी दूंगा तेजी शॉर्ट में बोल दूंगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, राज्य निर्धारण करेगा कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में 15 का 15 वाले बता रहे हैं, इसमें तो शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा कि ये वर्तमान में जो आरक्षण चल रहे हैं उनसे अलग है, यानी कि वर्टिकल आरक्षण है, ये अलग से दिया जाएगा। फिर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान है उन पर लागू नहीं होगी। हम समझेंगे क्या है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, मतलब जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ हैं लोग, ठीक है, हिंदू को छोड़ के बाकी जो धर्म है वो सब अल्पसंख्यक में आते हैं, 6 आते हैं, वो भी हम पता करना कौन कौन से, थोड़ा होमवर्क लिख लो कि अल्पसंख्यक कौन कौन से आते हैं। ठीक, यानी कि अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ऐसे कर 6 हम पता करना। तो अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान है इन पर ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा। ठीक है, जहाँ मुस्लिम का कोई उनका होगा शिक्षा संस्थान होगा तो उन पर ईडब्ल्यूएस वाला घुस के नहीं चला जाएगा कि हमें 10% आरक्षण दो शिक्षा संस्थान में। ठीक, और ये क्या हो जाएगा कि 50% की सीमा इसमें थोड़ी सी बाधित हो रही है, तो इन्होंने बात करा कि भैया आर्थिक आधार पर अलग है, वो सामाजिक आधार पर ऐसे अगर बात हो रही थी, लेकिन आपको मेन बात ध्यान के रखना है कि ये शिक्षा संस्थान में आरक्षण से संबंधित मुद्दा है, वर्तमान में जो आरक्षण चल रहे हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है, और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं हो रहा है। और ईडब्ल्यूएस का निर्धारण जो है वो राज्य करेगा, जो ईडब्ल्यूएस इसमें बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस उसका निर्धारण कौन करेगा कि तुम ईडब्ल्यूएस में आते हो नहीं आते हो, वो राज्य के अंडर में, राज्य कौन है, वो 12 वाला राज्य। ठीक है, राज्य डिसाइड करेगा, यानी कि प्रांत, आपका प्रांत डिसाइड करेगा कि भाई आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ये राज्य निर्धारित करेगा। ये 4 बात इसमें हो गई। ऐसी 16(6) में क्या कह रहे हैं, ये नौकरी संबंध सीधी बात, कि यानी कि राज्य निर्धारित करेगा कि राज्य के नियोजन में, एक पॉइंट इसमें और बना लो, एक पॉइंट ये बन जाएगा, अभी मैं लिखवाऊंगा तो समझो। एक पॉइंट क्या हो गया, राज्य डिसाइड करेगा कि शिक्षा संस्थानों में होना चाहिए, वो शिक्षा संस्थान प्राइवेट और निजी दोनों हो सकते हैं, ये राज्य कर सकता है ऐसा। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, राज्य कर सकता है, शिक्षा संस्थान प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं। और फिर एक क्या है कि यहाँ पर वर्तमान में जो लागू है वो उससे अलग है, ये भी ध्यान रखना। अल्पसंख्यक में लागू नहीं होगा, इसमें शिक्षा संस्थान में अल्पसंख्यक वाले में लागू ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, और ईडब्ल्यूएस कौन होंगे वो राज्य डिसाइड करेगा। ऐसे 16(6) में क्या हो जाएगा, 16(6) में क्या होगा, राज्य के जो अधीन नियोजन है, यानी कि राज्य की सरकारी नौकरियाँ जिस प्रकार की निकलेंगी, ठीक है, उनमें राज्य डिसाइड करेगा कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण होना चाहिए नहीं चाहिए, वो कर सकता वाली बात है। फिर इसमें प्राइवेट सरकारी दोनों में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सरकारी वाली जो पॉइंट है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि आप प्राइवेट वाले में ऐसे नहीं कर सकते, आप अपनी सरकार की राज्य अपने नियोजन में करेगा। तो जो दूसरा वाला पॉइंट इसमें बस लागू नहीं है, बाकी सेम है कि भाई राज्य यहाँ पे शिक्षा संस्थान में कर रहा है, राज्य यहाँ पे नौकरी में करेगा। ठीक, यहाँ पे बस प्राइवेट और सरकारी दोनों में हो सकता है शिक्षा संस्थान के लिए, यहाँ पे प्राइवेट वाली एक बार को नहीं आएगी, वो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो ईडब्ल्यूएस को देखेंगे नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दो तो आपको जल्दी ले लें, ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि वर्तमान से अलग है, जो वर्तमान में चल रहे हैं इनसे अलग बनेगा, तो ये भी जो 16(6) दिया जा रहा है आरक्षण, ये वर्तमान से अलग दिया है नौकरी में। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, यहाँ पे शिक्षा संस्थान की बात ही नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा पॉइंट। और ईडब्ल्यूएस कौन होंगे, जो 16(6) में भी ईडब्ल्यूएस कौन होगा, तो वही होगा जो राज्य डिसाइड करेगा। ये 4 पॉइंट दोनों 15 से 16 से, और जोड़े किस्म का 103वां संविधान संशोधन, ये ईडब्ल्यूएस पूरा है। और ईडब्ल्यूएस कौन है वो भी हम लिख लेंगे, तो 15(6) बना लो एक हेडिंग हल्की सी, आर्टिकल 15(6) करके, और छोटे छोटे पॉइंट लिख लो। आप समझ में आ गया, उसमें उसको भाषा में लिखवा दे रहे हो छोटे पॉइंट में, जाके कल बार रिवीजन करोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। ठीक, 15(6), और बोलते अगर सही से बोलना इसको क्या बोलेंगे, 15(6), इंग्लिश में क्या बोलेंगे 15(6). ठीक है, सही, बाकी समझने के लिए तो आप समझ रहे हो। अब पहले इसके अंदर एक पहला पॉइंट लिखो छोटा सा, शिक्षा संस्थाओं में अधिकतम 10% सीट, शिक्षा संस्थाओं में अधिकतम 10% सीट आरक्षित की जा सकती हैं। अब की जा सकती है कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, ये बस आप लोगों को सबको पता ही है, कोई और नहीं कर सकता। शिक्षा संस्थाओं में, और ये भी लिखना जरूरी नहीं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, हम ईडब्ल्यूएस ही पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा लिखने तो ऐसे बोल सकते हैं कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में अधिकतम 10% सीट की आरक्षित कर सकता है। बस शिक्षा संस्थाओं में अधिकतम 10% सीट आरक्षित की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, निजी और सरकारी दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए, निजी और सरकारी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए
ये मैं आपको बिंदुओं में लिखवा रहा हूँ, है ना, पूरा पूरा आपको सेंटेंस बना सकते हो इसको, ठीक है। निजी और शिक्षा संस्थाओं दोनों के लिए, मतलब निजी और सरकारी शिक्षा संस्थाओं दोनों के लिए, सॉरी, निजी और सरकारी, मतलब निजी का मतलब प्राइवेट और सरकारी का मतलब गवर्नमेंट, दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए। तीसरा, यह आरक्षण वर्तमान समूहों के आरक्षण से अलग, यह आरक्षण वर्तमान समूहों के आरक्षण से अलग है। ब्रैकेट में लिख लेना क्या, वर्टिकल, ठीक है, यानी कि लंबवत आरक्षण। यह आरक्षण वर्तमान समूहों के आरक्षण से अलग है। ये बात तो आप समझ रहे हो ना, ब्रैकेट में वर्टिकल आरक्षण लिख लेना या लंबवत आरक्षण, जो भी समझ में आए, ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा लिख लो, जो नोट करने लायक ध्यान है, कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि EWS सबके लिए लागू हो, तो आपको हाँ सब में लागू है, यहाँ पे लगो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखना, एक हमने आर्टिकल 15(5) लिखा था, ऐसे पीछे जाके आर्टिकल 15 जब पढ़ रहे थे तब हमने आर्टिकल 15(5) लिखा था कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए भी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की कर सकता है। ध्यान एक बार, तो पिछड़े वर्गों के लिए जब भी करेगा तो पिछड़े वर्ग भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में दावा नहीं ठोक सकते अपने आरक्षण का, ठीक है। वहाँ भी अगर मैं शायद मैंने बोला नहीं था वहाँ पे तुम लोगों के लिए, वहाँ जहाँ आर्टिकल 15(5) हम लोगों ने लिखा था, आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 15 में लिखा धर्म जाति लिंग मूल वंश ऐसे करके ना, और 5 अपवाद बताए थे जहाँ पर कि 5 अपवाद हैं ये ऐसे ऐसे करें, तो उसी नीचे हमने कहा था कि पिछड़े वर्ग के लिए राज्य ऐसे ऐसे कर सकता है क्योंकि वो अपवाद में आता है। तो जब पिछड़े वर्ग के लिए करेगा शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था, तो हमें वहाँ पर ध्यान रखना कि वो भी अल्पसंख्यक के लिए लागू नहीं होगा। आपको ध्यान है, मैंने पीछे लिखा था, तो ठीक है। तो ये पीछे वाला भी ध्यान रखना, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अलग है, हम लोग पढ़ेंगे ना अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा शैक्षिक अधिकार वगैरह पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें देखेंगे, हम अभी आर्टिकल आएंगे आगे तो हम देखेंगे, ठीक। ये हमने लिख लिया, हमने क्या लिखा, 4 पॉइंट इसके लिख लिए। अब आगे एक पॉइंट और लिख लो, EWS राज्य निर्धारण, EWS का निर्धारण राज्य करेगा, EWS का निर्धारण राज्य करेगा, EWS का निर्धारण राज्य करेगा। 16(6), आर्टिकल 16(6), हाँ आर्टिकल 16(6), अगर मैं कह दूँ बाकी ऊपर से का सेम, आर्टिकल 16(6), ठीक। इसमें लिख लो फटाफट, सरकारी नौकरी में अधिकतम 10% आरक्षण, सरकारी नौकरी में अधिकतम 10% आरक्षण। दूसरा पॉइंट लिख लो वर्टिकल आरक्षण, तीसरा लिख लो EWS राज्य निर्धारित करेगा। सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, अधिकतम 10%, ठीक है, अधिकतम। दूसरा पॉइंट बना दो वर्टिकल आरक्षण है ये भी, तीसरा पॉइंट बना दो EWS का निर्धारण राज्य करेगा, वर्टिकल रिजर्वेशन या फिर लंबवत आरक्षण। ठीक, मतलब इसमें मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया ना, तो पॉइंट समझ में तो आ गए, लिख लिया आपने। दूसरा लंबवत, ठीक है। इसमें प्राइवेट नौकरी में है ही नहीं बात कि आप प्राइवेट में नहीं कर सकते, और इसमें ये वाली बात नहीं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, अल्पसंख्यक कोई वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जब राज्य के लिए नौकरी बात है, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, तो वो अल्पसंख्यक व सरकारी वाला संस्था होगी नहीं। लिखा क्या लिखा, थर्ड वाला वो EWS का निर्धारण राज्य करेगा, ठीक है। मतलब वैसे तो आपको पता ही है कि आप सोचो ऐसा हो सकता है ना कि 16 जब नौकरी देते वक्त EWS का निर्धारण में कुछ अलग अलग मानदंड स्थापित कर दें कि भैया जब नौकरी दी जाएगी तो EWS में हम ये मानेंगे, और शिक्षा संस्थान में जब EWS की बात होगी तो हम ये मानेंगे। ऐसा राज्य कर सकता है, ठीक है। राज्य के अंडर ये राज्य की पावर है कि 15(6) में जो EWS की बात हो रही है, तो इसमें राज्य अपने तरफ से कोई मानदंड अलग बना सकता है कि ये होगा तब आपको EWS माना जाएगा, और नौकरी में ये होगा तब आपको EWS माना, ऐसा राज्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब तक दोनों तरफ सेम है तो इसलिए आपको चल रहा है, लेकिन इसलिए हमने लिखवा दिया कि 16(6) में जो EWS किन को माना जाएगा वो राज्य डिसाइड करेगा, और 15(6) में किन को, अभी दोनों जो EWS है तो आप इसमें भी सेम चल रहा है, इसमें भी सेम चल रहा है, ये राज्य के ऊपर है। ऐसे OBC में क्रीमी लेयर को भी राज्य डिसाइड करेगा कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। 15(6) 16(6) हो गया। जैसे एक बड़ी हेडिंग 15(6) हो गई, मतलब पॉइंट में चल रहा था एक ऐसे
अब इसकी ईडब्ल्यूएस की जो ईडब्ल्यूएस का ना आरक्षण सामने पड़ा है, इस चौथे पॉइंट की आलोचना लिखो, एक हेडिंग बनाओ कि यानी क्या लिखो, ईडब्ल्यूएस की आलोचना, ईडब्ल्यूएस की आलोचना, एक हेडिंग बनाओ। हाँ, ईडब्ल्यूएस का मतलब कि आर्थिक तौर पे, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी आलोचना हो रही है। और ईडब्ल्यूएस को हम मेन तो अभी ईडब्ल्यूएस ही चल रहा है ना हमारे पास। अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि किसी और कास्ट के लिए कोई मतलब इकोनॉमिकली आरक्षण दे दें तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप लोग? इधर देखो, हम लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण समझ रहे हैं, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण अभी सिर्फ हमारे देश में यही चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा कुछ ही, मान लो ईसीएस मान लो कुछ अलग से बना दिया कोई भी, तो भी इसको भी लेने लगेंगे। ठीक, ये कोई भी होगा, कास्ट होगा, जैसे भी होगा, कोई बनाएंगे अपने पास से बनाएंगे तो हम इसको ही मानने लगेंगे। तो अभी जो हमने लिख दी ना ईडब्ल्यूएस की आलोचना, वो दरअसल हम लिखना है कि आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण की आलोचना। ठीक है, लेकिन क्योंकि वर्तमान में ईडब्ल्यूएस चल रहा है इसलिए हमने शॉर्ट में ईडब्ल्यूएस की आलोचना लिख ली है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें पॉइंट लिखो 1, पूरा लिख पाते, थोड़ा तेज लिख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना मैं समझाऊँ फिर। भारत का संविधान, ये आलोचना लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे मूड से लिखना। भारत का संविधान सामाजिक पिछड़ेपन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। अतः ईडब्ल्यूएस को भारत का संविधान सामाजिक पिछड़ेपन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। भारत का संविधान सामाजिक पिछड़ेपन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। अतः ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? अतः आर्थिक तौर पर आरक्षण देने से। ठीक है, ये बात ध्यान रखते हैं ना। अतः ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से, अतः ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से सामाजिक कारक का महत्व कम होगा। सामाजिक कारक का महत्व कम होगा। दूसरा पॉइंट, सामाजिक कारक का, कारण नहीं कारक, तो फैक्टर है ना, आप फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, सोशल फैक्टर, उस सोशल फैक्टर का महत्व कम हो जाएगा। सेकेंड हम लिखो, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन हुआ है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है। ये बात तो समझ में आ रही ना, क्योंकि अब कितना हो गया टोटल, 59.5 हो गया ना, एससी का ओबीसी सबको जोड़ते हुए। तो 50%, ये आलोचना करने वाले ये भी कहेंगे कि भाई इंदिरा साहनी केस में तो कहा गया था कि 50% सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे उल्लंघन हुआ तो आलोचना वाले ये भी बात डालेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, 103वें संविधान संशोधन में, हाँ 103वें संविधान संशोधन में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करे। राज्य को यह 103वें संविधान संशोधन में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करे। निर्धारण करे कि मतलब ईडब्ल्यूएस कौन होगा, तो राज्य के हाथ में पावर दे दी कि आप भाई डिसाइड कर लो ईडब्ल्यूएस कौन होगा। ठीक, अब आलोचना वाले कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका मतलब इसके आगे लिखो, लाइन चेंज करके लिख लेना, चाहे इसी के आगे लिख लेना, लेकिन समझना है इसी को, ये पॉइंट है ना कि संविधान संशोधन में लिखा था कि भाई ईडब्ल्यूएस कौन होगा, राज्य डिसाइड कर ले अपने आप। अब हम एक अपने पास से एक बात लिख रहे हैं, वो ये वाली बात लिख रहे हैं, तो इसलिए अगली लाइन में लिख लेना, राज्य ने जो मापदंड यानी कि स्टैंडर्ड्स, राज्य ने जो मापदंड या मेजरमेंट्स बोलेंगे इसको, राज्य ने जो मापदंड तय किए हैं, किसके, ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, राज्य ने जो मापदंड तय किए हैं वे विवादास्पद हैं, वे विवादास्पद हैं। हाँ, विवादास्पद लिख लोगे, विवादास्पद तो ये अस्पद, विवादास्पद। राज्य ने जो मापदंड तय किए हैं वे विवादास्पद हैं और वोट बैंक की राजनीति से, वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। वोट बैंक, चाहे तो इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, समझने के लिए लिख लो,
बाकी हिंदी में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, वोट बैंक। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। प्रेरित का मतलब है कि भाई आपने किस उद्देश्य से ऐसा काम किया है, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट आपने क्या लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि जो हमने आरक्षण मतलब पिछड़ापन का था, क्या माना था, हमने माना था सामाजिक कारक, कि सामाजिक तौर पर कोई पीछे व्यक्ति रह गया है उसको ऊपर लेके आओ आप। लेकिन आपने क्या कर दिया, आर्थिक तौर पर आप जोड़ देने लगे तो सामाजिक फैक्टर के इसका महत्व कम हो जाएगा, आपको सामाजिक पर ध्यान ही नहीं देगा कि जहाँ जो पैसे से कम दिखा आपने उसको ऊपर खींच दिया, चाहे भले ही वो सामाजिक पर उस पर बहुत अच्छा था, आज इसे लॉस हुआ तो तुमने आरक्षण दे दिया, कल को फायदा होगा तो क्या आरक्षण हटा दोगे। यानी आर्थिक तौर पर तो आर्थिक तौर पर ऊपर नीचे व्यक्ति होता रह रहा है, तो एक हिसाब से सही बात है उनका कहने वाला, आर्थिक तौर पर कमजोर व्यक्ति है तो हम उसको आरक्षण दे रहे हैं, बाद में आरक्षण हटा भी देंगे, हमारी मर्जी कोई राज्य कर सकता है, ऐसा थोड़ा अनिवार्य हो गया। लेकिन फिर भाई ऐसी बहस चलती रहती है, मुद्दे चलते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक तौर पर जो पिछड़ेपन थे हम मुख्य पिछड़ेपन उसको मानते हैं, तो अगर आप आर्थिक तौर पर देने लगोगे तो उसका सामाजिकता वाला का महत्व कम हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। एक आलोचना ने ये बताई। दूसरी आलोचना ये बताई थी कि 50% की सीमा ज़्यादा क्रॉस कर गई। आपने तो इंद्रसानी का केस में कहा था कि 50% की सीमा है, और उस सीमा का मतलब क्या था, अवसर की समानता बनी रहे। मैंने बात करें 50% केवल अवसर की समानता बनेगी, इसको भी मिला रहेगा इनको भी मिला रहेगा, लेकिन अब इधर झुक गया ज़्यादा, यानी कि अब अन्याय किसके साथ हो रहा है, सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है कि भाई आपने इतना पीछे बल्कि 60% तक आरक्षण दे दिया, उनको 40% आरक्षण जो है अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ऐसा वो कहना अवसर की समानता इसमें भंग हो रही है। फिर तीसरी बात क्या कह रहे हैं, हाँ हमने बात कही कि राज्य डिसाइड करेगा। 103 में संविधान संशोधन में लिख दिया कि ये राज्य को एंड में दे दिया कि भाई आप डिसाइड करो कौन ईडब्ल्यूएस में। तो राज्य ने देखा कि अच्छा मेरे वोट बैंक कहाँ कहाँ है, किनको ईडब्ल्यूएस में दाखिल ले लेना चाहिए, तो उन्होंने देखा अच्छा ऐसे संपत्ति वाले लोग हैं, ये ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ठीक है, और इनको देख लिया। तो उन्होंने फिर अपने डिसाइड कर दिया कि जिनके पास इतनी संपत्ति होगी, ये होगा वो होगा, तो लगभग लोग ईडब्ल्यूएस में सभी फंस जा रहे हैं, ठीक है, देखा जाता है ना, इतनी तो आय वगैरह ऐसे डिसाइड करिए। तो उन्होंने कहा ये वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर, तो ऐसे कर रहे हैं कि वोट प्रेरित किससे हुआ, हमने वोट बैंक मिल जाएगा कल को हमें ईडब्ल्यूएस ला दे रहे हैं, और लाए भी ऐसे मुद्दे टाइम पे थे कि भैया जब इलेक्शन होने वाले थे तब ऐसे लेके आए थे। मतलब ये आरोप वगैरह लगते रहते हैं। बाकी वो अलग बात है कि व्यवहारिक तौर पर क्या हो रहा है, ये कहने की बात है, तो बस बात थी। ठीक, 3 आलोचना में लिख लिए। एक हेडिंग अलग किस बना लो कि वैसे आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस में कौन है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी हेडिंग बना लो। अभी हम लिखेंगे ईडब्ल्यूएस का महत्व भी लिखेंगे, आलोचना पढ़ ली, अब इसका महत्व भी लिखेंगे, जरूरी भी क्यों है, लेकिन पहले एक छोटी सी हेडिंग बना लो, ईडब्ल्यूएस कौन है, पता चले ईडब्ल्यूएस कौन है। इसमें 1-2 पॉइंट लिख लो कि ईडब्ल्यूएस कौन ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। वैसे तो हालांकि जो राज्य की तरफ से ड्राफ्ट आया ना वो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब राज्य लिखते हैं तो बहुत शुद्ध हिंदी में बहुत कुछ क्लिष्टता होती है बहुत ज़्यादा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में छोटे छोटे लिख लेना, समझ लेना मोटा मोटा। पहला पॉइंट लिख लो, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। मेरा ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएगा, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। 8 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी कि एनुअली इनकम 8 लाख से कम हो, तो लगभग लोगों सबकी कम होती है 50%। 50% बोला मैंने, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। इंद्रासानी केस से बाहर निकलो। 103 में संविधान संशोधन पे आ गए हम, 1992 से 2019 में आ गए हम। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो जल्दी से, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है। जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य मतलब एग्रीकल्चरल लैंड। अब यही 5 एकड़ जमीन आपकी ऐसी पड़ी होगी जिसमें कृषि, जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है। 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि। तीसरा पॉइंट लिखो तेजी से, जिनके पास अधिसूचित म्यूनसिपल क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट। तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, जिनके पास अधिसूचित म्यूनसिपल लिख लोगे, मैंने तो साफ बोला म्यूनसिपल, तो लिख लिया म्यूनसिपल क्षेत्र में, लिखे म्यूनसिपल लिख दे रहे ना, म्यून ये हो गया म्यूनसिपल, जिनके पास अधिसूचित, गलत लिखा है तो सही कर लो, ठीक है, म्यूनसिपल, ये आधा माँ है और यहाँ पे छोटी की मात्रा है और न है सिपल है, तो वो तो मयून हो जाएगा, ठीक है, म्यूनसिपालिटी बोलते हैं ना, म्यूनसिपालिटी। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने लिख भी दिया, अब तो सही लिख लिया आपने, ठीक। तीसरा पॉइंट है, जिनके पास अधिसूचित
अब मतलब वाइटनर है तो पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट, जिनके पास अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट, हाँ स्क्वायर फीट को चाहे पूरा लिख लो चाहे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SQ और FT, और हिंदी में क्या बोलेंगे वर्ग फीट, ठीक, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान या 100 वर्ग गज से कम का प्लॉट हो, जिनके पास अधिसूचित म्यूनिसिपल 100 वर्ग गज, जिनके पास तीसरा पॉइंट बोले, जिनके पास अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान या 100 वर्ग गज से कम का प्लॉट हो। चौथा पॉइंट, गैर अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में, तेज से लिखो, गैर अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट म्यूनिसिपल क्षेत्र नहीं क्षेत्र, ठीक, हाँ क्षेत्र 2000 स्क्वायर फीट से कम का मकान, 2000 स्क्वायर फीट SQ फीट ऐसे बोला, 2000 स्क्वायर फीट से कम का मकान या 200 वर्ग गज से कम का प्लॉट हो, या 200 वर्ग गज से कम का प्लॉट हो, हाँ से कम का प्लॉट हो। देखो शब्द बहुत मायने करते हैं, ठीक, एक एक शब्द जो सरकारी पत्रों में सब एक लिखा होता है ना, लिखा आपने पहले बताओ, मतलब अधिसूचित क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट और 1000 वर्ग गज, सॉरी 100 वर्ग गज, और अब यह समझो आप लोग, ठीक है, आगे पीछे देख लेना, इधर देखो, एक एक शब्द बहुत मायने करता है, सरकारी पत्रों में शब्द लिखा होता है एक ही शब्द। अब वो बोल रहे हैं 100 वर्ग गज से कम, यानी कि जैसे आपका मकान हुआ 100 वर्ग गज का, ठीक है, तब आप EWS में नहीं आएंगे। 100 वर्ग गज बराबर नहीं बोल रहे हैं वो कि बराबर हो जाए, इससे कम हो, यानी 99 हो, 99.9 तक चल जाएगा, ठीक है। 100 जैसे ही हुआ आप आ गए EWS से बाहर, समझ में आ रही, जबकि बहुत बड़ी भूमि तो नहीं हो जाएगी एक बार गज, इसलिए शब्द बहुत मायने करता है। जब किसी को हटाना कभी खारिज करना तो ऐसे शब्द टटोले जाएंगे कि हाँ क्या लिखा था, भाषा तो ये लिखी थी, आपने ऐसे कैसे कर लिया, ठीक है। ऐसे 100 वर्ग गज के कई लोग बना के बैठे EWS, ठीक, देखिए 99 जैसे मानते हैं कि 99 100 से कम हो तो 100 वर्ग गज से कम हो, या फिर 1000 स्क्वायर फीट से कम हो, ठीक है। स्क्वायर फीट में करोगे तो वर्ग में करोगे ऐसे। और दूसरी बात लिखा कि पारिवारिक आय, तो पारिवारिक आय, परिवार का मतलब होता है मम्मी पापा और आप, भाई बंधु वगैरह नहीं, ठीक है, यानी कि मम्मी और पापा और आप तीसरे व्यक्ति जो हैं, ठीक, आप इनसे इनहेरिट हो गए। आपके भाई वगैरह अलग बात है, तो उनकी आय वो कमा रहे हैं, ठीक है, सब संपन्न है, चाहे भले ही आपको दे रहे हैं थोड़ा बहुत खर्चा पानी, लेकिन आपके उसमें जुड़ेगी नहीं वो, ठीक है। आय आपकी मम्मी की आय क्या है, पापा की आय क्या है, ज़मीन कैसे देखते हैं, फिर आपको उससे वो 8 लाख के टोटल कम हो, अमूमन सब लोग फंस जाते हैं, ठीक है। मम्मी पापा अगर थोड़े कम कमा रहे हैं, बाकी भैया भाई बहन कितना भी कमा रहे हो, उनसे कह देंगे तो अलग है, ठीक है, ये बात चलती भी है। भले ही आपका जुड़ाव है तो अच्छी बात है वो, ठीक है, बात समझ आ रही। ये EWS में आ गए, ये राज्य ने ऐसे डिसाइड कर लिया, तो अमूमन सब लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में कि भाई इतनी, अब वही लिख दिया ना कि यह जो आरक्षण है वो लाइन ध्यान रखना, वर्तमान समूहों के अलग है, यानी कि SC वाले नहीं उठाएंगे, उनको मिल रहा है, ST वालों को मिल रहा है, अब किन को नहीं मिल रहा था, जनरल वालों को नहीं मिल रहा था, तो जनरल वाले उठा लेंगे इसका फ़ायदा, तो जनरल के जो अंदर EWS में फंसेंगे उनको आ जाएगा। अगर वो कह देते सभी के लिए तो SC वो 15 तो ले रहे होंगे, फिर 10 ये भी ले लेंगे, तो फिर हॉरिजॉन्टल भी घुस जाएगा ये, ठीक है। इसलिए उन्हें बोल दिया कि वर्तमान समूह से अलग है, ये वर्टिकल है, यानी कि हमने अलग दिया EWS वाला, और उनको उन पे लागू नहीं होगा ये, ठीक है, सब जिनको जो मिल रहा है उनसे अलग हट के मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, कि यानी कि SC के नहीं, इसलिए जनरल वाले जो बचे जिनको नहीं मिल रहा था आरक्षण, उनके लिए उनमें देख लो कौन है, और उनके लिए जो EWS है उनमें चाहे सब आ जाएँ, उसी जनरल के सारे लोग आ जाएँ, उन सबको 10% दिया जाएगा, लेकिन एक स्कीम ऐसी बना दी गई। आलोचना पढ़ ली, अब EWS का महत्व की जरूरी क्यों, अच्छी बात है सुन लो, जिससे दम कल को कोई आलोचना करे तो महत्व भी बता दिया। दोनों पक्ष पढ़ा करेंगे हम लोग, किसी भी पक्ष का, फिर अपनी राय भी रख लिया करेंगे, कई बार जब रखना ज़रूरी होगा। EWS का महत्व डाल लो, हेडिंग बढ़ेगी ना, उसमें पहला पॉइंट लिख लो,
पहला पॉइंट डाल लिया या फिर नहीं डाला अभी? ऐसे लिख लो, पहला पॉइंट मतलब एक लाइन लिखो, जैसे बोलते हैं ना निम्नलिखित आधारों पर ऐसे करें, तो एक पॉइंट लिखो, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया या सही माना जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही माना जा सकता है। आर्थिक आधार को कहाँ तक लिख लिया? चलो ठीक है, लिख लो, आर्थिक आधार को सही माना जा सकता है डैश, और नंबर 1 लिखो पॉइंट। वैसे ऐसे बोलना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता है कि निम्नलिखित आधारों पर सही माना जा सकता है, लेकिन शब्द बच गए। ठीक है ना, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही माना जा सकता है डैश माना, नंबर पॉइंट 1 लिखो अब नीचे, पॉइंट 1। और इसमें लिखो पॉइंट 1 में भूमंडलीकरण, बड़ियों की मात्रा अलग नहीं है, भूमंडलीकरण के बाद की परिस्थितियों में, भूमंडलीकरण के ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण के लिखो तो जल्दी, भूमंडलीकरण के बाद की परिस्थितियों में, भूमंडलीकरण मतलब हमने बताया था भूमंडलीकरण कब हो गया हमारे भारत से? 1990 में एक आर्थिक नीति आई थी वो, तो हमने कहा था हमने अपनी बाहर के बाजार के लिए खोल दी थी, ठीक। तब हम बोलेंगे भूमंडलीकरण के बाद की परिस्थितियों में भारत, लिखो आप हंसो मत कभी, भूमंडलीकरण के बाद की परिस्थितियों में भारत के समाज में आर्थिक कारक का महत्व बढ़ा है। बहुत ध्यान लगा लिखो आप, ऑनलाइन भी चल रहा है, ठीक है। भूमंडलीकरण के बाद की परिस्थितियों में भारत के समाज में आर्थिक कारक का महत्व बढ़ा है। आर्थिक कारक का महत्व बढ़ा है, जो सामाजिक कारक का महत्व वहाँ कम हो रहा था, हमने आलोचना में लिखा, अब यहाँ पे आप सपोर्ट में क्या बोलेंगे? आर्थिक कारक का महत्व भी बढ़ रहा है भाई, हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। तथा गरीबी और आर्थिक विषमता, कैसे लिखो? विषमता, सम विषम वाला वो, ठीक है, सम विषम वाला विषमता, आर्थिक विषमता एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है, यानी कि आर्थिक कारक का महत्व बढ़ा है। तथा गरीबी और आर्थिक विषमता का मतलब क्या हो गया? कोई इतना बड़ा अमीर हो गया, कोई इतना बड़ा गरीब हो गया। आर्थिक विषमता एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। सेकंड पॉइंट, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी आदर्श है। भारत के संविधान में, यानी संविधान का मतलब प्रस्तावना में, है ना, 3 तरीके के न्याय हैं, कौन कौन से? तो सामाजिक तौर पे जब आप न्याय दे रहे थे अब तक, तो आर्थिक तौर पर भी न्याय दिया जाना चाहिए, ठीक है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी आदर्श है। टाइम खत्म, बहुत बढ़िया, ले लो, वो रखा है वहाँ पे। इसमें संविधान वाली बुक रखी है, हाँ, इसके अंदर, ठीक। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी आदर्श है, यानी कि आप सामाजिक न्याय का भी आदर्श मतलब कि हमें आदर्श तौर पे समाज में न्याय भी देना है, सामाजिक न्याय भी देना है, और आर्थिक तौर पे भी न्याय देना है। आदर्श ऐसा है, व्यवहार में हो ना हो अलग बात है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक। समझे? प्रस्तावना में पढ़ते ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो आप जो सामाजिक न्याय दे रहे हैं तो आर्थिक न्याय भी देंगे और राजनीतिक न्याय भी देंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो जाएगा? या सामाजिक न्याय में तो हो गया कि जो पिछड़े हैं उनको भी ऊपर लेके आओ भाई, आर्थिक तौर पे जो गरीब है उनको ऊपर लेके आओ। राजनीतिक तौर पे जो न्याय की बात करें उसमें क्या हो जाएगा? राजनीतिक तौर पर मतलब राजनीति के जो पद बने हुए हैं, ठीक है, उन पदों में भी ये नहीं कि आप ऊंची जाति वाले वही लोग बैठ रहे हैं, या अमीर लोग ही बैठे थे। कुलीन वर्ग, हम स्ट्रीम पढ़ रहे थे, कुलीन वर्ग बैठे थे, वो आने नहीं थे। मध्य वर्ग सोचा था कि हम ऊपर आ जाए, लेकिन मध्य वर्ग निम्न वर्ग को नहीं आने दे रहा था। तो ये चीज़ नहीं है। राजनीतिक न्याय क्या हो गया कि कोई व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, कहीं अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमता है, तो वो कर सकता है आगे, ठीक है। चलो लिखो अगला पॉइंट। ठीक है, वर्तमान समय में यह
वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि आर्थिक असमानता वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि आर्थिक असमानता अन्य सभी असमानताओं का आधार आर्थिक असमानता वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि आर्थिक असमानता अन्य सभी असमानताओं का आधार बन जाती है। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि आर्थिक असमानता अन्य सभी असमानताओं का आधार बन जाती है। ये वाली बात समझ रहे हो क्या लिखी है? अब बताओ ये वाली बात का मतलब क्या हो रहा है? वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा देखा जा रहा है, वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि आर्थिक असमानता अन्य सभी असमानताओं का आधार बन जाती है। मतलब सीधी बात, मतलब थोड़ा एक मेन बात यही पैसे वाली कि आप मतलब देख रहे हो कि ये गरीब है ये अमीर है, इनमें असमानता आ गई गरीब और अमीर में, ये दोनों असमान है, समान तो नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि ये भाई मान में आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, ये वही मतलब वही मजदूर है और यहाँ मान लो किसान मजदूर के ऊपर मालिक होगा, ठीक है, मालिक हो जाएगा तो उसमें या फिर वो जो आगे क्या बोलो एक वर्ड आया था पीछे हमने क्या पढ़ा था, चलो हरा बुर्जुआ वगैरह वो मार्क्स बात का अलग देखें, लेकिन मजदूर और मालिक समझ लो, किसान होगा उसके ऊपर जमींदार होगा, ठीक है। इन सब में असमानताएं क्यों दिख रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों से कमज़ोर हैं, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, ये आर्थिक तौर पर सशक्त हैं, बल नहीं है। तो कोई भी असमानता कैसी भी असमानता है उसका आधार आर्थिक ही बन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आर्थिक तौर पर आरक्षण और दिया जाना चाहिए। इन लोगों को आर्थिक तौर पर आरक्षण देंगे तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे। ऐसे शिक्षा में भी मतलब कोई देख लेंगे ये पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत कुछ जानकार है, कि इसके पास बहुत सारी किताबें पढ़ ली, इनके पास है, इसके कम पढ़ लिखा है, क्यों? कहीं ना कहीं उसके पास वो साधन नहीं थे, उसको कमाने में लगना पड़ा। आपके पास फ्री टाइम मिला आपको, आपने पढ़ लिया, जैसे आप लोग हमारी बात कर रहे हो, हमें कमाने में उतना जोर नहीं दिया गया तो पढ़ लिया ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ बता रहे हैं, इनमें अब जो पढ़े लिखे में जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा अच्छी डिग्री लेके बैठा है और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक, तो उसमें भी क्या है अंतर क्या आ गया, थोड़ा बहुत आर्थिक तौर पर आ गया। अगर वो भी सशक्त तो उसके पास पैसे वैसे होते उसके परिवार के पास तो वो भी पढ़ता आराम से बैठ के, अगर उसे कमाने की चिंता नहीं होती। यानी कोई भी असमानता कहीं भी देख रहे हो आप तो अन्य सभी असमानता का आधार आर्थिक तौर पर निकल ही आ रहा है कहीं ना कहीं आज के तौर में वर्तमान परिस्थिति। पहले तो थोड़ा अलग चलता था, लेकिन अब जब पैसों को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा कि पैसों के बिना ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही तो आर्थिक आधार बन ही जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर और प्राचीन समय में हम बांध के बंद करेंगे तब ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये वाला दर्शन ऐसा कह रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखो, वर्तमान समय में भारत सरकार की अनेक योजनाएं भी आर्थिक आधार पर वर्तमान समय में भारत सरकार की अनेक योजनाएं भी वर्तमान समय में भारत सरकार की अनेक योजनाएं भी वर्तमान समय में भारत सरकार की अनेक योजनाएं भी आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं, आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं। ठीक, लिख लिया ना। आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, अगर आप उसके सपोर्ट में तो ये वाली बातें बोल दें, अगर आप उसके विपक्ष में तो वो वाली बातें बोल दें, समझ में आ रहा है। और आप जब कहीं मेन में बैठे हो तो आपको दोनों बोला कि हाँ ये भी ठीक है और कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आर्थिक आधार पर थोड़ा ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विषमता अन्य सभी विषमताओं की प्रकार की आधार बन जाती है। ये वाली लाइन लिख दोगे तो आर्थिक तौर पर थोड़ा बल मिल जाएगा कि इस टाइम जो आर्थिक आधार पर क्यों दिए जाना चाहिए, क्योंकि अन्य सभी विषमताओं के आधार कौन है, आर्थिक। ठीक, अब हमने पढ़ लिया आरक्षण से पढ़ लिया, एक मुद्दा दो मुद्दा तीन चार पढ़ लिए। अब जो आरक्षण जो मेन टॉपिक चल ही रहा है, इस आरक्षण की आलोचना, अब आरक्षण की आलोचना हो रही है। अभी आर्थिक आधार पर देखा था, अब एक हेडिंग डालो आरक्षण की आलोचना, मतलब एक पॉइंट कौन सा बना लो, जैसे आपने एक बना लिया था, दो तीन चार होगा, तो पाँचवा चाहे बना लो, पाँचवा हो जाएगा, ये पाँच तो हो जाएगा। तो आरक्षण की आलोचना, कि आरक्षण को कुछ लोग बुरा बताते हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो लोग आरक्षण नहीं होना चाहिए उनके बातें कर लें, फिर हम लिखेंगे आरक्षण क्यों होना चाहिए। नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट था पदोन्नति में आरक्षण, ठीक था। दूसरा था कैरी फॉरवर्ड वाला था, तीसरा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, चौथा था हमने अभी लिखा आज, कौन सा लिखा था चौथा, आर्थिक आधार पर,
अब 5वां लिखोगे ये कि अब आरक्षण की आलोचना, ये भी तो आरक्षण से संबंधित मुद्दा ही तो है, आरक्षण की आलोचना भी तो आरक्षण से संबंधित मुद्दा हुआ, तो रखो आरक्षण की आलोचना। अब बहुत शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, ज़्यादा समझना आपको आज ही समझ सब पूरा समझे हुई हो, छोटे छोटे बिंदु लिख लेना है, बाद में थोड़ी जगह आपको अपने आप लिखे तो लिख लेना। ठीक, एक पॉइंट को बिंदु बना के भी बता दे रहा हूँ कि ये क्या है। जो आरक्षण वाले जो सबसे पहला पॉइंट तो बोलते बोलते हैं कि जो समानता की बात करी गई है उसके विरुद्ध है ये, ठीक है ना। अवसर की समानता की जो बात करी गई, यानी कि एक में अगर आप आलोचना लिख रहे हैं ना, तो आलोचना में ना, ठीक, अपने बाद में थोड़ा सा छोटे छोटे लिख लेना, लेकिन एक पॉइंट क्या लिखोगे कि अवसर की समानता के विरुद्ध, ठीक, लिखते भी चलो संग में, अवसर की समानता के विरुद्ध। पूरी बात आपको पता है, वो सब वो पूरा लिखेंगे जो भारत के संविधान में आर्टिकल 24 अवसर की समानता दी गई, उस अवसर की समानता के विरुद्ध है आरक्षण, क्योंकि आप सबको नहीं दे रहे हैं। फिर हम इसके पक्ष में जब बात करेंगे, आलोचना में महत्व पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे इसके पक्ष में ये वाली, हाँ इसका काट किस बात से करेंगे, इस वाली बात। अभी हम आलोचना लिख रहे हैं, जब आरक्षण का महत्व बताएंगे, आरक्षण की अच्छी बातों में, तो इस बात का काट हम किस वाली बात से करेंगे, कौन सी बात कहेंगे। जैसे हमने कि नहीं, अभी जैसे हमने अभी हमने लिखा था ईडब्ल्यूएस की आलोचना लिखी थी, उसमें हमने लिखा था, पहला पॉइंट क्या लिखा था ईडब्ल्यूएस में कि वो भाई सामाजिक तौर पे जो आरक्षण दिया जाता है, मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, लेकिन आर्थिक तौर पर जब आप आरक्षण दोगे तो सामाजिक वाले का महत्व कम हो जाएगा। तो हमने अच्छी महत्व वाले में क्या लिखा था कि भाई ठीक है सामाजिक महत्व अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गरीबी वरीबी सारी गंभीर समस्या बन गई है, इसलिए आर्थिक तौर पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका काट हम करेंगे कि अब ये कहना है अवसर की समानता के विरुद्ध हो रहा है, इसका काट करेंगे किस वाली बात से, इसका करेंगे हमारे यहाँ अवसर की समानता पूर्ण समानता नहीं, हमारे यहाँ अनुपातिक समानता है, ठीक, इस वाली बात से काट करेंगे। आवाज़ बस समझ आ रही है। तो ये चीज़ दोनों तुलना संग में लिखते रहो कि आलोचना, और हम कभी आलोचना बोलना पड़ जाए, कभी हमें उसका अच्छी बात बोलना पड़ जाए। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, अवसर की समानता के विरुद्ध, यानी कि जो आरक्षण के विरोधी लोग होंगे, आरक्षण के विपक्ष में बोलेंगे, तो वो कहेंगे ये अवसर की समानता के विरुद्ध है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में लिख लो, यानी योग्यता की उपेक्षा, योग्यता की उपेक्षा, ये मैं समझाता हूँ ये क्या, योग्यता की उपेक्षा, योग्यता की उपेक्षा, ठीक है, गुणवत्ता प्रभावित, गुणवत्ता, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, गुणवत्ता प्रभावित, विकास में बाधक। हालांकि ये तीनों पॉइंट एक में जोड़ सकते हो, विकास में बाधक, लेकिन आपके पास ज़्यादा पॉइंट हो जाए तो बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे जगह छोड़ लेना, कल को आपको कुछ अपने हिसाब से बात लिखनी तो लिख लेना, वरना मैं तो बोल दूंगा एक बार में। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया, राजनीतिकरण हो गया, लिख लो, चलो लिख लो हो गया, वरना तो आते ही इसी के नीचे लिख लेना, ये वाली लाइन जरूरी है, इससे राजनीति में जाति का महत्व बढ़ गया, महत्व बढ़ गया। ठीक, एक पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, व्यवहार में क्रियान्वयन ऐसा कि इससे व्यवहार में क्रियान्वयन ऐसा कि इससे प्रतिगामी विभेद को, पहले ये लिख लिया, व्यवहार में क्रियान्वयन ऐसा कि इससे प्रतिगामी विभेद को जन्म, प्रतिगामी विभेद का जन्म हुआ, को जन्म मिला, का जन्म हुआ,
यानी कि प्रतिगामी विभेद का मतलब क्या, प्रतिगामी का मतलब हो गया, प्रति का मतलब होता है रिवर्स होना, ठीक है, प्रतिगामी क्या, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ रहे होगे शायद, और नहीं समझ रहे मैं समझाता हूँ, काम है ना समझाना। प्रतिगामी, क्योंकि ये शब्द ऐसे कोई पूरे प्रतिगामी विभेद क्या हो गया भाई, तो आपके पास बोलने के लिए हो कुछ। लिखा, मतलब कि देखो पहले क्या है, आलोचना का, आरक्षण की आलोचना करेगा, कैसे करेगा, अब इसको समझ लो, इसी में महत्व बराबर लिख देंगे हम, तो आपको इस एक एक बात का काट मिलता रहेगा। ये तीनों पॉइंट एक में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी बोल सकते हो, बोलने के लिए ज़्यादा अगर आलोचना पर ज़्यादा बोलना है तो ऐसे अगर अलग अलग तोड़ लेना, कम कम बोलना है तो इनको एक में कर देना। जैसे क्या है ये बस समझ, अब से आलोचना की, आरक्षण की आलोचना करेंगे, हम क्या कहेंगे कि आरक्षण जो दिया जा रहा है वो अफसर की समानता की जब बात करिए, प्रतिष्ठा और अफसर की समानता प्रस्ताव में हम लिखी तो वही उसके विरुद्ध है ये, ठीक, काट करेंगे और बाद में देखेंगे, उनकी बात जब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि भैया उसमें तो ऐसा लिखा है, तो उसके तो विरुद्ध है ये। योग्यता की उपेक्षा, यानी जो योग्य व्यक्ति है कई बार छूट जाता है, उसे बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, है ना, सरकारी नौकरी में, या फिर सीट उसे नहीं मिल पा रही, पढ़ने का ही मौका नहीं मिला उसे इस वजह से, क्योंकि भाई 100 सीटें थी, 100 सीटों में 30 तो उनके लिए थी, उनके लिए 7.5 थी, उनके लिए 15, ऐसे कर डिसाइड कर दिया कि इतने यहाँ सीट इनके, तो वो बेचारा जो जिसके पास किस वजह से पैसे नहीं हो पाए और पहले एडमिशन नहीं ले पाया, या जो मेरिट की बात है उसके बहुत ज़्यादा नंबर लाने होंगे हाई स्कूल इंटर में, तब उसको सीट वहाँ मिलती, तो इसकी किसी वजह से वो अगर उसका योग्य दिमाग हो पाता तो वो छूट जाएगा, तो योग्यता की उपेक्षा हो रही, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा का मतलब होता है कि आरक्षण से हमें अपेक्षित जैसे एक्सपेक्टेशन है, उपेक्षा का मतलब क्या है, थोड़ा उसके अपमान तरीके से, क्या योग्य व्यक्ति की अपमान हो रहा है, योग्यता की उपेक्षा। गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी कि अगर अयोग्य व्यक्ति आते रहेंगे कि जिनको कुछ भी नहीं पढ़ाई से लेना देना, लेकिन जैसे आरक्षण मिल रहा है इस वजह से वो उनको ले लिया अंदर, तो वो गुणवत्ता जो आपकी क्वालिटी है वो प्रभावित हो जाएगी, कि अच्छी क्वालिटी वाले लोग नहीं निकलेंगे। अगर शिक्षा संस्थानों में बात है तो अच्छे विद्यार्थी नहीं निकलेंगे पढ़ के, और अगर नौकरियों की बात है तो अच्छे वहाँ पे नौकरशाही लोग नहीं आएंगे, ठीक, यानी गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। विकास में बाधक, फिर जब ये दोनों चीज़ें हैं, जब ये दोनों ये ऐसा होगा तो विकास, डेवलपमेंट जो होना है, तरक्की होनी है, वो बाधक बनेगी, क्योंकि भाई आपको करना कि कल को सड़कें अच्छी हो, कल को भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ये सब कुछ अच्छा हो, टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी हो, है ना प्रतीक, इधर टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी हो, तो वो कह रहे हैं विकास में वो बस बाधक बनेंगी। ये बात समझ में आ रहा है कि ऐसे आगे नहीं बढ़ने लेंगे, क्योंकि उनके पास वो योग्य व्यक्ति नहीं है। फिर आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया, कि आरक्षण आया किस लिए था, कि भैया आपको जो पीछे लोग उनको खींच लो, जो आर्थिक तौर पे कमजोर उनको ऊपर खींच लो, या राजनीति में जो न्याय वो 3 तरीके न्याय देना ऐसे कर लो। लेकिन उन्होंने क्या देख लिया कि अपनी अपनी जाति चुन ली, कि हम इन जाति को दे देंगे तो हम वोट दे देंगे, इनको दे देंगे तो हम वोट दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया, इससे राजनीति में जाति का महत्व बढ़ गया, तो वो अपनी अपनी जाति को वोट देंगे, हम अपनी जाति को वोट देंगे, कल को जो हमारी जाति के लिए अच्छा करेंगे, ऐसे बात चलने लगी। यानी राजनीति भी एक तरीके से लोग गंदा बताने लगे राजनीति को, कि भाई ये सबसे ज़्यादा चलने लगा है। यानी मतलब उससे नहीं है कि कौन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, बस हमारी जाति का है तो हम इसे वोट देंगे, हमारी जाति का नहीं हम वोट नहीं देंगे, ठीक, ये बात समझ में आ रही। ये आरक्षण वाले लोग की एक आलोचना में ये भी लाएंगे, इसकी वजह से, आरक्षण की वजह से ही ये जाति का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, तो राजनीति ज़्यादा गंदी हो गई एक हिसाब से। व्यवहार में, यानी कि प्रैक्टिकल तौर पे जो आरक्षण जैसा बताया गया वैसा बताया गया, जब व्यवहार में उसका क्रियान्वयन हो रहा है, लागू करा जा रहा है आरक्षण जमीनी स्तर पे, तो ऐसा क्रियान्वयन ऐसा हुआ कि इससे प्रतिगामी विभेद को जन्म मिल गया, प्रतिगामी विभेद पैदा हो गया। और प्रतिगामी विभेद का मतलब क्या हो गया, यानी कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्या था कि जनरल अगर ये लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, इनको सवर्ण लोग ज़्यादा बोल रहे, सवर्ण लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, तो जो नीचे लोग आ गए थे, आपने कह दिया कि SC हैं, SD नीचे वाले, OBC नीचे पिछड़े वर्ग हो गए, आप इनके नीचे, मतलब इनकी कैटेगरी नहीं है, आप सोचो ये इनके नीचे वाले पद पे आ गए, अगर इनसे नीचे हैं तो क्या हुआ, आपने आरक्षण देने का मतलब था कि इनको ऊपर उठाओ, ये तो मतलब था कि इनको ऊपर उठाओ, लेकिन आप ऊपर उठाते उठाते इतने आ गए कि यही नीचे आ गए अब, है ना। ये प्रतिगामी विभेद हो गया कि अब क्या हुआ कि आपने आरक्षण इतना दिया कि इनके साथ ही अन्याय होने लगा, आप इनके लिए न्याय कर रहे थे लेकिन इनके साथ अन्याय होने लगा, ठीक। तो आरक्षण क्या होगा, प्रतिगामी विभेद को आरक्षण ने जन्म दे दिया। यानी कि आरक्षण की आलोचना कर रहा है, अभी EWS के ऊपर नहीं बैठा कि जनरल को ये नहीं मिल रहा है, हम आरक्षण की आलोचना पढ़ रहे हैं। आरक्षण में वो सवर्णों के खिलाफ भी बोलेगा, कि सवर्णों के साथ भी बोलेगा, यहाँ सवर्णों के साथ ये पक्ष आ रहा है। अगर हम आर्थिक आधार की आलोचना पढ़ रहे थे तो आर्थिक आधार में EWS में कोई ऐसी आलोचना नहीं देगा कि वो जनरल की तरफ से बोलेगा ही नहीं, ठीक है। हम पूरा जब बड़ा आरक्षण की आलोचना पढ़ रहे हैं तो आरक्षण की आलोचना में व्यक्ति को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, कि आप SC की तरफ से ही बोलो, जनरल की तरफ से ही बोलो। तो यहाँ जनरल की तरफ से कोई बात आ रही है कि आपने इनको इतना ऊपर उठाया कि ये नीचे आ गया, ठीक है, बराबर रखने की बात होगी। ये बात समझ में आ गई ना कि इनके साथ ही अन्याय हो गया। यानी प्रतिगामी विभेद में अंदर एक लाइन लिख लो, क्या इसमें प्रतिगामी विभेद में ऐसे लिख लो कि लिखो इसका अर्थ है, बाकी प्रतिगामी का मतलब उल्टा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इसका अर्थ है कि भारत में आरक्षण के कारण आज
आरक्षित भारत में आरक्षण के कारण आज अनारक्षित जातियां, अनारक्षित का मतलब अनरिजर्व, ठीक है ना, अनरिजर्व में कौन आ जाएगा, जनरल वाले लोग, ठीक। भारत में आरक्षण के कारण आज अनारक्षित जातियां अन्याय का शिकार हो रही हैं। हाँ? अनारक्षित बेटा, आरक्षित और अनारक्षित, इसको ऐसे लिख लो, अनारक्षित, अनारक्षित जातियां यानी कि अनरिजर्व जातियां अन्याय का शिकार हो रही हैं और यह एक नए प्रकार का भेदभाव है, और यह एक नए प्रकार का भेदभाव है, ठीक है। प्रतिगामी विवेक समझ में आ गया। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था अब वो उल्टा डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जिनके खिलाफ आप कर रहे थे उनको इतना प्रबल कर दिया कि दूसरे के खिलाफ हो गया, ठीक है। आपका मतलब था कि आपको बराबर लगाना है और आपने उनको ऊपर ही बढ़ा दिया, उनको नीचे कर दिया। ये बात समझ में आ गई ना। प्रतिगामी, ये आज से जुड़ से ऐसे टर्म का भी पूछ लेते हैं कि प्रतिगामी वेद किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिगामी का मतलब वो होता है, विवेद का मतलब होता है, यानी कि ये क्या हुआ, एक नए प्रकार का भेदभाव हो गया कि आप इनका भेदभाव दूर कर रहे थे, वो इतने ऊपर गए, इनके साथ भेदभाव होने लगा, ठीक है। ये तो हमने लिखा कि आरक्षण की आलोचना। अब ये विपक्ष की बात होगी ना, यानी आलोचना के संग में ऐसे भी लिख सकते हो, ये विपक्ष हो गया, ठीक है। और या क्या लिख सकते हो इसको, अवगुण, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब हम इसके हेडिंग डाल सकते हैं, क्या पक्ष डाल सकते हैं, है ना, महत्व डाल सकते हैं, ठीक। तो जो मर्जी आ रहा है वो डाल लो, या दोनों चीज़ डाल लो, पक्ष या महत्व, ठीक। आरक्षण का पक्ष या महत्व। अगली हेडिंग डालें मैंने, आरक्षण का पक्ष या महत्व। ये अगली ये छठा पॉइंट हो जाएगा। 5 में आपने डाला आरक्षण की आलोचना, ठीक है। तो आलोचना जो करेंगे, ठीक। और आरक्षण की आप देखो महत्व पक्ष। देखो ये जो अमूमन जनरल जाति वाले आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे आरक्षण बेकार, तो उसमें ये आपको बातें मिल गई। अब जो लोग कुछ पक्ष की बात करेंगे कि जिनको आरक्षण चाहिए, अब आपको जितने प्रकार से आपने जितने धैर्यशीलता से इसको सुना, ऐसे अगली वाले लिखा भी, ऐसे अगले पक्ष को भी सुनना, ठीक है। पक्ष में भी अपने प्रकार की दम है, खारिज मत करो सीधे हमें तो नहीं चाहिए, ठीक। तो इसका पहला पॉइंट, इसका कार्ड का पॉइंट है ना, इसका पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे हम कि अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं, मतलब पूरा लिखवाना चाहें कि पूरा में देखो, पहले सुन लो, मैं ऐसे पूरा ही हो जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था जो अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पूर्ण समानता नहीं, आनुपातिक समानता की बात कही जाती है, इसलिए ये मतलब इसके पूरे विरोध में नहीं है, ठीक है। तो आपको खाली लिखना क्या है, अब जो लिखना है वो लिखो, अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि, अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि संविधान में आनुपातिक समानता को, संविधान में आनुपातिक समानता की बात कही गई है, ऐसे लिख लो, आनुपातिक समानता की बात कही गई है। अब संविधान का, भारत का संविधान, ठीक है, ये भी सब भूल लिखना जरूरी नहीं है। पहली बात की काट हो गई, जो पक्ष में बोलेंगे, जैसे विपक्ष वाला होगा आरक्षण नहीं होने चाहिए, वो कहेगा अवसर की समानता, वही हमें बराबर मौका दो, नहीं बराबर मौका दो, ठीक। क्योंकि आनुपातिक समानता, आप सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको देख के क्यों लिखोगे। अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, ठीक, क्योंकि संविधान में आनुपातिक प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात कही गई है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो। अब देखो समझो पहले इसको, दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में तीनों मिक्स है ना, यहाँ देखो इसमें दोनों जो मिक्स, ये तीनों मिक्स है, हमने इसको करा, इसको ही इसके कार्ड में क्या बात बोलेंगे समझ लो पहले, कि ये क्या कह रहे थे कि योग्यता की उपेक्षा हो रही है, गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, विकास में बाधक बनना है। अब जो आरक्षण सपोर्ट वाले हैं वो क्या बात कहेंगे कि आप जैसी बात है, इसका काट के कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब चयनित प्रक्रिया में चयन के द्वारा आपको लग रहा है, जैसे मान लो ऐसे लग रहा है कि चयन हो गया और आपने कही अयोग्य व्यक्ति आ गए चयन होके, ठीक है, आपकी नौकरी में उसको आरक्षण मिला, उसने भाई जल्दी कम नंबर से उसको अयोग्य व्यक्ति चयन हो गया, लेकिन फिर एक ट्रेनिंग का फेज होता है, हर नौकरी में होता है, ठीक है, ट्रेनिंग कराई जाती है, उस ट्रेनिंग में उसे प्रशिक्षण दिया जाता है,
ठीक है। ये अयोग्य व्यक्ति भी इस ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग करेगा। अगर आपके हिसाब से अयोग्य व्यक्ति है, उसमें जिनके हिसाब से अयोग्य व्यक्ति चला गया वहाँ पे, तो चयन के बाद मतलब सीधे नौकरी नहीं करने लग जाता, चयन के बाद नौकरी होती है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में इस अयोग्य व्यक्ति को बहुत सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा कि आपको काम कैसे करना समझाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए और उसमें भी 1-2 एग्जाम होते हैं, ट्रेनिंग के फेज में भी 1-2 एग्जाम कराना, वो भी क्रैक करने पड़ते हैं आपको, ठीक। उसमें अगर आपका आचरण अगर ठीक ठाक नहीं मिल रहा है तो आपको अगली बार ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। और आपका आचरण यहाँ अगर हमें लगता है कि चलो ठीक है, आज जो एग्ज़ाम हुआ बैठ के किसी भी डेट में एग्ज़ाम हुआ, आपको आरक्षण की वजह से हम यहाँ तक आ गए, तो ट्रेनिंग में आप अगर उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, आपको फिर से वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहना है कि आपको लग रहा है अगर किसी वजह से कि यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति आगे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो वो ट्रेनिंग के फेज़ में उसको बाहर कर दिया जा सकता है, अगर वो अपनी अयोग्यता यहीं भी साबित कर देगा, ठीक है। ऐसे बात करें। फिर वो बात अलग है कि व्यवहारिक तौर पर क्या हो रहा है कि क्या होता है कि चलो कोई व्यक्ति इतना माइंड से स्ट्रॉन्ग है कि चलो अच्छा बन जा रहा है, इनके सामने क्या जा रहा है, व्यवहार में जब उतरेंगे करेंगे, जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी तब हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। अंदर की चीज़ें नहीं बदल पाते हैं, ट्रेनिंग में ये चीज़ें होती हैं, तो हम पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है। इस वाली बात का काट कैसे कर सकते हैं, ये बात सही भी है के हिसाब से कि भाई ट्रेनिंग करवाएंगे उससे, ट्रेनिंग में देखेगा अच्छा वो है नहीं, उससे कहा जा रहा है भैया ये होता है टूल, ये होता है वो, ये होता है वो समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी, ठीक है। उससे करने को चलो हर दिन करवाते नहीं, चलो आज तुम्हारा टर्न है, तुम ये सर ऑन करके दिखाओ मशीन वगैरह, ये ऐसा करके दिखाओ, उसमें बिगाड़ दे सब चीज़ें, उनसे ऑन करो, वो पता नहीं कोई फ्यूल वाला ऑन कर आग लग गई, ठीक है। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो उसका और फिर एग्ज़ाम करवा रहे हैं उससे कि भाई एक एग्ज़ाम भी करवाया था उसमें एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। फिर ट्रेनिंग में ये भी होता है कि बहुत जल्दी जैसे पुलिस की ट्रेनिंग में होता है, बहुत जल्दी वर्दी पहननी पड़ती है, ट्रेनिंग करके दिखाते हैं फास्टली वर्दी पहनो अपनी, तो ये सब बहुत सारी होती हैं। राइफल फटाफट तैयार कर लो, जल्दी जोड़ लो, ऐसे कर लो, तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये कुछ करना ही नहीं आ रहा है, तो आप खाली उससे भर्ती हो गए, कोटे से भर्ती हो गए, कोटा भी सब चलता है, ठीक है, इसके लिए कि कोटे से भर्ती हो गए। तो ये बात समझ में आ रही है। तो दूसरे पॉइंट इन तीनों को मिला के काट के हो जाएगा, तो अब वो लिख रहे हैं हम, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता से प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है। आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है। ये हमने बात लिखी वो वाली ऊपर वाली कि जो आप वो कह रहे थे गुणवत्ता प्रभावित होती है, वो बात सही नहीं है, क्योंकि यानी कि आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है, क्योंकि भारत में अधिकांश सेवाओं में चयन के पश्चात प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, चयन के पश्चात प्रशिक्षण ब्रैकेट में लिख लेना ट्रेनिंग, ठीक है। क्योंकि भारत में अधिकांश सेवाओं में चयन के पश्चात प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू है, जो व्यक्ति को उस सेवा के योग्य बना देती है, पश्चात प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू है जो व्यक्ति को उस सेवा के योग्य बना देती है। यानी कि ट्रेनिंग करा के हम उसको सेवा के लायक बना देंगे, अगर किसी वजह से किसी कारण कहीं से पीछा हुआ, ऐसा तो है नहीं कि पूरा डम उठ के चला आ गया होगा, है नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो ये आपको हवाबाई बात तो नहीं लग रही, बात तो ठीक लग रही ना। यानी कि आरक्षण वाले ऐसे कोई हम बात नहीं लिखेंगे जो कोई हवा में नहीं होना ही चाहिए और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते हैं कोई भी। आपको अपने तर्क के साथ बात रखनी पड़ेगी, अपने बहुत मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। तो जो आलोचना वाले बात रखना है वो भी अपने हिसाब से बहुत मजबूती से बात रखना है, और जो पक्ष वाले रखना है वो भी अपनी बहुत मजबूती से रखना है। यानी कि हम उसको ट्रेनिंग में सिखा देंगे सब कुछ, कभी 0 तो नहीं आया होगा बिल्कुल, भाई उसे अपना नाम लिखना आता है, वो जो होम सीट भरी है बैठा है, ठीक है। आरक्षण तो 30% दिया जाएगा मैक्सिमम, चलो मान लो मतलब 15 उनको 7.5 उनको इतना ही दिया है, उसके बाद तो उसने कुछ अपने पास से भी किया होगा, ठीक। तो यानी कि और बाकी ट्रेनिंग करा हम ठीक सिखा देंगे, ठीक। प्राइवेट वाले यही करते हैं, प्राइवेट वाले ज़्यादा क्या करते हैं कि तुम अच्छा ठीक है, तुम बोलना चलने की समझ अच्छी है, भाषा की अच्छी, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी है, तुम आ जाओ, काम क्या करना वो हम सिखा देंगे। पहले तुम्हें आज कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम तुम्हें 10 दिन कंप्यूटर ट्रेनिंग कराएंगे, पहले तुम्हें सिखा देंगे, लेकिन बोलने की कला तुम्हारे अंदर व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बातें अच्छी होनी चाहिए। इसलिए समझ में आ रही है बात। तो एक बात हवाबाई तो नहीं लग रही ना, ठीक। और पूरी बात समझ आ गई, पूरी नहीं लिखवा रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग के बाद भी पेपर होता है, ये होता है वो होता है, ठीक। आप समझ में आ गए कि वो उस व्यवस्था को उसके लायक बना देगी, ठीक, वो जो प्रशिक्षण की व्यवस्था। तीसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, भारत में पिछड़ी जातियाँ हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार। भारत में पिछड़ी जातियाँ यानी SC ST OBC सब आएगा, ठीक है। इसमें भारत में पिछड़ी जातियाँ हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार
शोषण और वंचन का शिकार रही हैं। भारत में पिछड़ी जातियां हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं, वंचन का शिकार रही हैं। विराम आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। मुआवजा लिख लोगे? मुआवजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। ठीक है, ठीक। भारत में पिछड़ी जातियां हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं। विराम आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। मुआवजा ये है, मुआवजा। फोन बज रहा किसी का या गाड़ी बज रही, 2 बज गए ना। मुआवजा बोले तो कंपनसेशन। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हजारों वर्षों से देखा ही ना हमने पीछे, इनके साथ शोषण तो हुआ ही है, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह हुए हैं। तो वो इतने टाइम से शोषण अच्छा थी जिसकी वजह से बहुत पीछे रह गए। ये बात कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी सवर्णों को, इस बात को, कि आप कह सकते कि भैया हमारे बाप दादाओं ने किया था। ऐसे लोग बोलते ना, हमारे बाप दादाओं ने किया तो उनकी सज़ा हम क्यों भुगते हैं। अब तो कंपटीशन बिल्कुल लेवल प्लेड होने चाहिए कि सबको बराबर क्षमता देनी चाहिए। भाई वो भी एक एग्जाम में बैठे, ऐसे बैठे। लेकिन उतने पुराने समय से आते आते उनकी परिस्थिति इतनी दयनीय कर दी, उनका दिमाग ऐसा हो गया बनते बनते, उनको आपको क्या बड़ी ऐश थी उस टाइम सवर्णों को, सबको। ठीक, उस टाइम क्या आप बड़े आराम से बैठे हो, अपनी बड़ी गद्दी से बैठे हो, कुछ कर रहे नहीं कर रहे हो, सब वो नीचे वाला काम कर रहे हैं, नीचे जाति वाले सब काम वही कर रहे हैं। आप पढ़ाई में दिमाग लगा रहे हो, आप सब कर रहे हो, आपको व्यवस्था अच्छी रहने पहने की, उनको ना पानी की व्यवस्था अच्छी मिल रही है, वो पानी आपका छू नहीं सकते हैं, सब करते हैं ना, मनाही है। अपना पानी बेचारों को एक जैसा कुआं होता था, उसी में से भर भर कर पीते थे। कहीं जैसे कहीं जा भी नहीं सकते थे, पब्लिक प्लेस पे बहुत छुप के चलना पड़ता था। एक टाइम मतलब और पहले चले जाओ तो ऐसा भी था कि परछाई तक ना पड़ जाए उनकी, कि तुम्हारी परछाई पड़ गई। और एक था कि अगर आप पढ़ोगे तो मतलब पीछे मतलब कमर में उनको बांध के बड़े से पत्ता टाइप में चलना पड़ता था कि तुम चलोगे तो तुम्हारे पैरों के निशान जो धरती बन रहे हैं वो पत्ते से मिटते चले जाने चाहिए, मतलब पूछ टाइप में बननी चाहिए तुम्हारी, ऐसे करके जब। और उसके साथ मार दिया जाता था उनको, ऐसा नहीं करता कि खाली मतलब एक अपमान किया जाता कुछ, उसको बड़ी बड़ी कठोर सजाएं दी जाती थी कि उनको बहुत दर्द होता था, पीड़ा होती थी। तो एक प्रकार से जब उसकी मानसिक तौर पर किसी की व्यवस्था, जब आज के टाइम पे बोलते हैं डिप्रेशन हो जाता है किसी व्यक्ति को ऐसे करने टाइप, तो जब ऐसे टाइम में व्यक्ति को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था इन सब, और एक पूरे बड़े समाज को एक छोटे समाज के द्वारा, ठीक है, एक छोटी जाति के द्वारा, इतना SC ST OBC जितनी जाति आ रही हैं, बहुत सारा शोषण किया, तो उनकी मेंटलिटी स्टेज ऐसी बन गई है। फिर उनको रहना उसी एरिया में, छोटे से कम में एरिया में रहना, कुटिया में रहना, बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चीज़ें, तो उसके हिसाब से वो उनकी दशा ऐसी, मनोदशा ऐसी बनते उनकी स्थितियाँ, आज जब ये सब संविधान ने तुम्हें अलाउ कर दिया ऐसे होते हुए, तो भले ही उन्हें वो चीज़ मिल तो गई। ऐसे होता है ना, एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, बहुत गरीब होता है, उसको अचानक से किसी 5 स्टार होटल में ले जाओ, तो बड़े ऐसे नहीं जैसे 5 स्टार में कोई व्यक्ति जो डेली खाना खाता है, अच्छे से यहाँ पे लगाया, ठीक है, और अच्छे से कटलेट वगैरह सब कुछ चम्मच यूज़ करना उसे आता है, उसे पता है कि नींबू पानी में हाथ धोना ना कि पीना है, ठीक है, और वो चला जाएगा। ठीक, वो व्यक्ति चला जाएगा, उसे कुछ नहीं पता होगा ना। अचानक से आज उसको बैठा दो, उसे पता नहीं बैठना भी कैसे है, या कुर्सी मेरी कोई और खींचेगा, मैं ही नहीं खींचूंगा। ठीक, चम्मच रखने के भी वहाँ पे उद्देश्य होता है कि आपने चम्मच ऐसे रख दिया तो और आना नहीं आना, क्रॉस करके रखो, तब इसका मतलब कि आपने नहीं खाया, अब आपको और नहीं चाहिए, आप ऐसे कर रख दोगे, तो उस सबके अर्थ उसे नहीं पता है। अचानक से लागे आपको, अगर चलते जा दे दें, पार्टी दे रहे हैं, ठीक, उसे लेकिन अचानक से नहीं कर पाएगा ना, तो आप कहोगे अच्छा हमने तुझे मौका दिया था, अब वो उसने बाकायदा मान लो ऐसे करके आप क्रॉस चम्मच रख देते हो वहाँ पे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आपको और नहीं मिलेगा खाना, मतलब वो वेटर समझ जाएगा कि भाई इनकी प्लेट उठा के ले जानी है, तो उसने ऐसे रख दिया, उसकी प्लेट ले जाएगा वो। एक भी मौका था, मान लो आपको एक बार प्लेट, उसे बहुत भूख लग रही है, उसने एक खा के ऐसे रख दिया, आपको पता है मुझे और खाना, तो मुझे अपनी चम्मच ऐसे रखनी है, तो वरना बाकी ऑर्डर देकर और मंगा लेना है। तो उसको नहीं पता था, आपको हमने तो समता का मौका दिया, तुम्हें भी भाई आरक्षण दिया था तुम्हें, आ गए तुम भी खाने, हम भी खाने आ गए, तुम नहीं खा पाए, उस वेटर का इसका मतलब होता है कि ले जाओ। तो उसको वो कंडीशन में आने में, ढलने में समय लगेगा, बात समझा है, कि वो सब वातावरण रहने का समय लगेगा। तो वही चीज़ें, इनको आपने अचानक से मौका दे दिया कि ठीक है आपको आरक्षण दिया जाएगा, आप भी आ जाओ, लेवल प्ले फील्ड खेलो और सब करो, लेकिन इनको अभी दशाएं उनकी वैसी नहीं बन पाई, उनकी स्थिति घर की वैसी नहीं है, कि वो परिवार वाला माहौल नहीं है कि आपके टाइम में, ठीक है, हाँ आर्थिक तौर की बात चल रही है, वो बात सही, तभी तो आरक्षण मिल गया, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज नहीं किया कि आर्थिक तौर पर जनरल वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास पैसे कम है, उस वजह से उनकी स्थितियाँ नहीं कि बहुत सारे महंगे कोर्स खरीद पाएँ, महंगे किसी को बहुत कोर्सेज करा पाएँ अपने बच्चों को,
लेकिन ये बात भी सही है कि इन लोगों के घर की स्थितियाँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं, माहौल वैसा नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। उनको लगता है बेटा कि पैसा कैसे ना कैसे आ जाए, चाहे काम से आ जाए, कैसे आ जाए, उससे जीवन यापन आज के दौर में चलेगा, पढ़ाई लिखाई से उतना महत्व नहीं है। तो उसमें से भी कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, किसी के मम्मी पापा पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनका मानसिक वो जीन्स वाला जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं बन पा रही है कि वो आपको ऐसे मिल जाए। वही चीज़ ऐसी है कि मतलब इसलिए, और जो हम लोग समानता की बात करते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि समानता, वही अगर 2 बच्चे हैं आपके तो दूध आपने दिया कि भाई एक अष्टपुष्ट है, बहुत अच्छा है, बलशाली, थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, कि बहुत कुपोषण का शिकार है, उसके पास बहुत कम है, ठीक है, बहुत बीमार भी चलता है, तो आपने क्या करिए समानता के हिसाब से क्या कर दिया, दोनों को एक गिलास दूध दे दिया, बराबर दे दिया, लेकिन अधिकता उसको ज़्यादा जरूरी है। आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा दे दोगे, उसे कम दे दोगे। ये आनुपातिक समानता की बात हो रही है, जिसके साथ मतलब असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करना। इसलिए हमारा संविधान बहुत सोच समझ के बनाया गया, और आरक्षण की व्यवस्था को एक समय बाद हटा देना चाहिए। तो नहीं कि जब ये ऊपर आ जाए, इनके बराबर हो जाए, एक समान स्थिति बन जाए, तब आरक्षण हटा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि सकता है वाली बात कही थी कि सकता है कर दो उसको, और फिर बाद में रोक दो। अनिवार्य नहीं कि आपको हमेशा देना ही देना है। लेकिन फिर क्या, वो जब राजनीतिकरण हो गया उसका, जाति का महत्व बढ़ गया, तो जैसे ही आप हटाने की बात करोगे तो ये जाति वाले खोल जाएंगे, तब वोट नहीं देंगे आपको वोट चाहिए। ये हर बार चलता है कि जाटों को चाहिए, बोल रहे जाट आरक्षण का मुद्दा चला था पहले, फिर ईडब्ल्यूएस में चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अभी आप किसी भी आरक्षण को हटाने में तो उस खिलाफ की जो जाति है वो उसके विरोध कर देगी, और जिस पार्टी ने कहा उसके खिलाफ विरोध कर देगी, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे कोई और पार्टी का, तो वो उसके खिलाफ विरोध कर देंगे, तो उनका उतना वोट तो कट ही जाएगा। अगर आज इन्हें मना कर देंगे हम नहीं देंगे, तो और अभी इलेक्शन हो जाए तो उनको वो उतनी जनसंख्या वोट देगी ही नहीं। तो इस डर से वो कहते ही नहीं कभी, तो इसलिए चला आ रहा है। बात समझ आ रही। इसलिए जो बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मनोदशा समझ रहा कि मनोदशा ऐसी बन गई है, और 1-2 दिन के काम नहीं, हजारों वर्षों का है, और उसके परिवार पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनके बच्चे हैं उन पे इफेक्ट पड़ा, उसका उनके जीन का इफेक्ट पड़ा, उनके ऐसे होते होते आज जो आप लोग दिख रहे हैं, तो उनका वो यहीं से तो जीन चलते हुए आया। अगर ये खुशहाल जीवन जी रहे होते तो अच्छे जीन इनके अंदर आते, अच्छी चीज़ें आती तो ये भी एक अच्छे लेवल फील्ड में होते। आप अभी कर दो, इन सबको वही प्रताड़ना देते रहो जो अन्याय का शिकार हो गए, ऐसी प्रताड़ना होती रहे, तो हम लोग के माइंड में सबके चल रहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस आरक्षण हटना चाहिए, तो आते अंततः बच्चे उनकी कंडीशन भी वैसी बन जाएगी, अगर ये प्रतिगामी वेद ज़्यादा बढ़ता गया। बात समझ में आ रही ना। तो ये कंडीशन, इससे एग्जांपल वैसे समझ लेना, किसी गरीब को डायरेक्टली आप 5 स्टार होटल में दो, या किसी होटल में भेज दो, उसे पता नहीं होटल की सर्विस के कि मेरा दरवाजा कोई मुझे और खोल के देगा, या मुझे खोलना है अपने आप। कार में बैठते हैं ना, होटल से बाहर निकलते तो दरवाजा वो आपको खोल के वो देगा, लेकिन आप अपने आप खोल लोगे तो कई लोग हंस देते हैं, अरे दरवाजा, जो बड़े बड़े लोग तो हंस देते हैं, अरे ये भी नहीं पता ये खोल के देगा, या गेट या खोल रहा है, कुशन कैसे रखनी है, वो चीज़ें समझ में आ रही सब। कि आपने एक संग कह दिया कि ठीक है चलो, मतलब मौका मिल गया, उसे धीरे धीरे ढलने दो। वो 10-12 दिन डेली जब जाएगा 5 स्टार होटल में, तब उसे अंदाजा लग जाएगा अच्छा कैसे करा जाता है। और 1 महीने बाद देखो वो आपसे भी अच्छा हो सकता है, ऑर्डर करे, आपसे भी अच्छे करके बिहेव करे, वहाँ पे अपने आप कैशियर खींचनी, किससे कैसे बात करनी है ना। तो आप उसे मौका दो धीरे धीरे। ये आरक्षण का काम यही था कि आपको ऊपर लाना था, वैसे करके ऐसे करके। लेकिन फिर वो जब ये चीज़ आ जाती है ना, तो अपने लोग विचार हावी करने लगते हैं, तो वो इसे गंदा बना देते हैं इस चीज़ को। आरक्षण उस हिसाब से बुरा नहीं है, ठीक पक्ष समझ रहे हो आप, कि हज़ारों वर्ष से, इसलिए वो उनको एक मुआवजा दिया गया कि भाई आप हज़ारों वर्ष से वंचन का शिकार रहे हैं, तो ये समाज के द्वारा दिया हुआ, ठीक। इन लोगों ने ऐसा करा तो करा, लेकिन समाज आपको एक मुआवजा के तौर पे दे रहा है कि अब आप आ जाओ और आप इस स्थिति में ढलो। जब आप बिल्कुल इनके लायक हो जाओगे, तब आरक्षण की स्वतः आप छोड़ दो। ये अच्छी बात है कि आप लेना ही मना कर दो, ठीक। लेकिन वो अब जो लग जाता है तो लग जाता है, तो वो वाला मामला है। तो ऐसे ये इसलिए राजनीतिकरण हो गया है। लेकिन उन्होंने जो बात कही, जैसे इनको स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है इनका वंचन का शिकार हो गया, इनको ऊपर आना चाहिए, ऐसे जब ये ऊपर आ जाए तो इनको भी छोड़ना चाहिए। जब ये नहीं छोड़ेंगे तो इनकी भी आलोचना होनी चाहिए इस बात की, भाई जब आपको अब ये कंडीशन जब पूरी प्रॉपर टाइम मिल गई, यही बात की जाती है कि जब SC ST कोई व्यक्ति जो ठीक ठाक उनकी जॉब वॉब लग गई है, उनके फिर उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। कि आप इस कंडीशन में आ गए कि आपने बच्चों को बहुत शुरू से ही, मतलब स्थिति, अगर आपको SC का व्यक्ति को ठीक ठाक नौकरी में लग गया, अच्छे उसके अच्छा घर है, अच्छी आय आ रही है, तो वो अपने बच्चों को शुरू से तो बना सकता है। हालांकि कुछ जेनेटिकल कंडीशन 1-2 जगह ऐसी होंगी, लेकिन वो उसको ट्रीटमेंट देख सकता है कि हाँ मेरा बच्चा लैग कर रहा है, उसको आगे बढ़ा सकता है, आपको इतना पैसा है, आप अच्छे से वो शुरू से पढ़ने का मौका दे सकते हो। आप नहीं कह दो कि तुम्हें काम ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उनके बच्चों की भी मनाही होती है कि भाई आपने अब आरक्षण पाके आप इस स्थिति ऊपर आ गए हो, तो आप अपना आरक्षण छोड़ दो, आप मत लो। लेकिन फिर आरक्षण का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो इस चीज़ में बहस मुद्दे चलते रहते हैं। वो जो राजनीतिकरण हो गया, इसकी वजह से ना हट पा रहा है, ना इस पर कुछ काम हो पा रहा है। कभी मुश्किल से होगा ही होगा, कोई बहुत ही मतलब रेडिकल चाहिए, मतलब रेडिकल मूव चाहिए कि एक संग झटके में फटाफट हटा दे, जो होगा उस टाइम फिर देखा जाएगा। ऐसे लोग करते ही करते हैं, क्योंकि ये आसानी से नहीं उठेगी। आपने अनाउंस कर दिया कि कल से हम आरक्षण हटा देंगे, तो कल से आप ही नहीं बचोगे, आपको बोलना नहीं, ये सब झटके में मामला उठना चाहिए कि जैसे होगा वो होगा। या फिर इतनी समझ इन लोगों की, ठीक है हम बैठ के बात कर रहे हैं, जो हल निकलेगा, जहाँ हटना चाहिए वहाँ हटाएंगे, जहाँ और लगना चाहिए वहाँ और लगाएंगे, ऐसी बात भी हो। लेकिन वो कोई बात करने में, ऐसी बात करने पर तो नहीं होता है। ये लिख ले, एक पॉइंट और लिखो जो इसमें अंदर इसके महत्व में, भारत में चौथा लिख लो, भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या, भारत में अनेक सेवाओं में
पिछड़ी जातियों में भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। मतलब यानी कि ओबीसी की जितने लोग हैं जनसंख्या के हिसाब से एक परसेंटेज मान लो कि भैया ठीक है आपकी सवर्ण के 100 लोग हैं तो 100 में से 30 लोगों को भाई मिल रहा है। ऐसे इनको कितना है 27% की बात है ना ओबीसी को। तो ओबीसी की संख्या अगर मान लो 100 है तो 27 लोग उन्हें लगे होने चाहिए एक हिसाब से, ठीक है। तो पर्याप्त है, लेकिन 27 लोग नहीं देख पाए, 15-25 लोग भरे पाए, ठीक है। यानी कि जितनी जनसंख्या ओबीसी की है उतनी जनसंख्या तो मिलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अनेक सेवाओं में अगर आप बात करें एक सेवा है कोई IAS PCS की कोई सेवा मान ली है उसमें ओबीसी के 27% लोग ओबीसी के होने चाहिए, इतने इनके होने चाहिए SC SC ST के, फिर बाकी बचे हुए जनरल होने चाहिए, अनरिजर्व होने चाहिए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों के जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। एक आरक्षण की पक्ष में ये भी कह रहे हैं कि इसलिए आरक्षण और लागू होना चाहिए कि भैया अभी प्रॉपर पद भरे नहीं गए तो इसलिए आरक्षण इनको और दो, ताकि प्रॉपर जब पद ये भर जाएँ ये वाले उतने आरक्षित चीज़ों को उनको मिल जाए तब आप आरक्षण रोक दो चाहें। लेकिन अभी आरक्षण और क्यों दो, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया जनसंख्या का। तो ये बात समझे, इसलिए आरक्षण वाले बात ये करें। कोई हवाई मुद्दा तो नहीं लगा ना, पक्ष के हिसाब से पक्ष की बात ठीक भी है अपने हिसाब से और आलोचना के हिसाब से आलोचना की बात भी ठीक है। अब जब आलोचना की बात भी ठीक है पक्ष की बात भी तो करें क्या, तो हेडिंग डालो कि हमारा निष्कर्ष या हमारी राय, साथ में हेडिंग डालो, ठीक है। जब उनकी बात भी सही उनकी तो हमारी राय क्या होनी चाहिए, हम एक मुद्दा ऐसे निकलना पड़ेगा बीच में। निष्कर्ष लिखो स्लैश लगा के या ऑब्लिक बोलते हैं ना स्लैश हमारी राय, एक हेडिंग बनेगी दोस्त। 7वीं हेडिंग बना लो, 7वां पॉइंट हो जाएगा निष्कर्ष, ठीक है। या स्लैश लगा लो हमारी राय, ठीक। कि हम अगर ना तो सपोर्ट में ना उसके तो हम एक न्यूट्रल बात क्या कह के निकल जाएं, क्योंकि या तो हमें बड़े कट्टर हम दिखे नहीं आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, और हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारा क्या मतलब जब आलोचना करें तो ऐसा ना करें नहीं होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, और पक्ष में आया तो ऐसा नहीं होना ही चाहिए, ऐसे नहीं। तथ्य के हिसाब से बहुत मजबूत फैक्ट दो और उस पर वो मानने के लिए राज़ी हो जाए कि आपकी बात ही ना काट पाए, ठीक है। ये बातें ऐसी हैं कि कई लोगों ने काटना चाहिए नहीं काट पा रहे हैं, कि बात सही बात है, और आलोचना की बात भी और पक्ष की बात भी। तो अब हम निकल के क्या आएंगे हमारी राय में, क्या पहला पॉइंट लिखो, पहला रख के पहले लिखो एक लाइन लिख लो पहले, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर, आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर, आरक्षण की व्यवस्था लिखो, सुनो सही से लिखो, आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है। यानी कि ये बात तो अब कोई खारिज नहीं करेगा, हमारी राय भी क्या है कि आरक्षण ठीक होना चाहिए। हम अपनी राय में बात रखें, आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है। आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, फिर से बोलूं, आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है। आप लोगों को कोई और भी सुन रहा है देख रहा है, ठीक है, वो ये भी समझेंगे कि मतलब हम तो तेज करके भी लिख ले रहे हैं 1.2 पे चला के 1.5 पे, ठीक। आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक, ठीक है, सामाजिक न्याय और वो कह रही होंगे सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है। लेकिन सेमीकोलन लगा के लिखो, अतः इसे सही माना जा सकता है, सेमीकोलन कैसे लगे, सेमीकोलन ऊपर डॉट नीचे कॉमा है ना, सेमीकोलन लगा लो। लेकिन वाली बात आ गई है ना, हम दोनों तरफ बोलेंगे, अब राय बोल रहे ना, अब ना पक्ष में बोलेंगे ना पक्ष में ना विपक्ष में। लेकिन इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं, इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं, इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां ज़रूरी हैं, डैश नंबर 1 लिखो, डैश मारो और नंबर 1 लिखो अगली लाइन से। आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण, आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण
या फिर इसे इक्वलाइजेशन, आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण यानी कि इक्वलाइजेशन ON समानीकरण ये लिखा है, समानीकरण इक्वलाइजेशन के व्यापक अभियान का एक अंग होना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण यानी इक्वलाइजेशन के व्यापक अभियान का एक अंग होना चाहिए, और हमें आरक्षण के साथ साथ अन्य उपायों से भी, ये ध्यान रखने वाली लाइन लिखना अच्छे से, और हमें आरक्षण के साथ साथ अन्य उपायों से भी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए। आरक्षण के साथ साथ अन्य उपायों से भी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट हमने लिखा था आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण के व्यापक अभियान का एक अंग होना चाहिए, और हमें आरक्षण के साथ साथ अन्य उपायों का भी, अन्य उपायों से भी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट लिखो, आरक्षण की व्यवस्था वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट लिखो, आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए। विराम, समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। सेमीकोलन, आरक्षण की व्यवस्था गतिशील होना चाहिए, समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। सेमीकोलन लगा के लिखो, और जो समूह, आरक्षण की व्यवस्था गतिशील होनी चाहिए, समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और जो सेमीकोलन लगा के, और जो समूह सबल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था गतिशील होनी चाहिए, समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और जो समूह सबल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट लिखो, क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर तीसरा करूँगा। दूसरा पॉइंट है आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और जो समूह सबल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट ये मैंने बोला, क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए, तथा क्रीमी लेयर का निर्धारण, कि क्रीमी लेयर में कौन आएगा, क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से, लॉजिकल, मतलब हवा वाई में नहीं कि तुम क्रीमी लेयर में आ गए, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम क्रीमी लेयर में आ गए, ऐसे नहीं, तार्किक तौर पर क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक तौर पर होना चाहिए, तथा बदली हुई परिस्थितियों में SC और ST में भी, SC और ST मतलब वही, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर लाने पर विचार करना चाहिए, तथा बदली हुई परिस्थिति में SC और ST में भी क्रीमी लेयर लाने का विचार करना चाहिए, ठीक है। क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए, तथा बदली हुई परिस्थितियों में SC और ST में भी क्रीमी लेयर लाने पर विचार करना चाहिए। चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट, भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में, चौथा पॉइंट बोल रहा हूँ, भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक कारक को भी आरक्षण का आधार बनाने पर विचार करना चाहिए। ऐसे लिखो, भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक कारक को भी आरक्षण का आधार बनाने पर विचार किया जा सकता है, कर लो, वो भी सही है, पहले वाला भी। भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक
कारक को भी आरक्षण का आधार बनाने पर विचार किया जा सकता है। भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक कारक को आरक्षण का आधार बनाने पर विचार किया जा सकता है। विचार किया जा सकता है। ठीक, बात खत्म, हमारी राय हो गई। लिखा, समझो इधर देखो। देखो आलोचना में हमने पढ़ लिया तो उनकी बात फिर ठीक ठाक थी, ठीक है, उन्हें तार्किक तौर पे पक्ष हमने देखा, पक्ष में बात ठीक थी, भैया जो आरक्षण चाह रहे हैं कि उनका सही बात है कि ऐसी बात है। और प्रतिगामी विभेद जरूर ध्यान रखना कि प्रतिगामी विभेद क्या है। फिर हमने देखा हमारी राय क्या है, तो हमारी राय क्या हो गई कि उन्होंने कहा कि हमने राय में सबसे पहले एक लाइन लिखी है कि लिखे कि आरक्षण को सही माना जा सकता है, ठीक है, यानी कि सामाजिक समानता के तौर पर देखें और सामाजिक न्याय की बात करें तो आरक्षण सही माना जाता है, लेकिन इसे लागू करते वक्त अब हम अपनी राय बोल लें ना तो इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। अब ये मत कहना कैसा है ना कि एक तरफ हो जाओ, ये होना चाहिए एक्चुअली कि हम कि अगर सिर्फ एक तरफ रहेगा ना, अगर आरक्षण चाहिए तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, और आरक्षण बिल्कुल हटा दिया तो भी बहुत गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम बीच में होंगे तो बीच में हम इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। तो हमने कही आरक्षण सही तो है, सही माना, लेकिन इसे लागू करते हुए निम्न बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वो जरूर बात क्या है, पहले हमने क्या लिखी थी लाइन, बताओ पहले क्या कहते देख के, आरक्षण की व्यवस्था समानीकरण, इक्वलाइजेशन वाली बात है, ठीक है। और क्या है फिर आ गया समानीकरण उसमें होना चाहिए, ठीक। और बोलो आगे बोलो। हमने लिखा ना आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण के व्यापक अभियान का एक अंग, मतलब क्या है, देखो समानीकरण की जो बात करिए ना, थोड़ा सा शब्दों को भी समझने लगा करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास कोई प्रश्न आया तो प्रश्न के शब्द को समझ गए तो आधा उत्तर तो वहीं मिल जाता है। कई बार बोलते हैं ना प्रश्न में उत्तर छुपा होता है, तो प्रश्न के शब्दों को समानीकरण की जो एक व्यापक अभियान है, यानी कि व्यापक अभियान का मतलब होता है एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, ठीक है, अभियान का बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है, कि जैसे बोलते हैं जगत कल्याण एक बहुत बड़ा अभियान है। तो ये समानीकरण का क्या हुआ, एक भारत देश में पूरे भारत देश में समानीकरण लाना, समान रूप से सब लोग लाना है। बाहर लोग स्थायी बना देते हैं, हालांकि बहुत ऊपर नीचे ऐसे होता है तो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, लेकिन इतना समझो। तो समानीकरण क्या हुआ कि हमें इस पूरे भारत में समानीकरण लाना है, यानी कि जो भी नीचे रह गया है उसे ऊपर उठा लो, ठीक है, जो जितना मतलब एक लेवल पे ले आओ। हालांकि उस लेवल में बिल्कुल तो कभी नहीं आ पाए, बिल्कुल समान रूप से नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे, ठीक है। ये डीएस नकारा केस में क्या है, इसकी असमानता को कम करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समानीकरण का एक व्यापक जो अभियान है, ठीक, यानी कि जो आरक्षण है वो इसका एक अंग है, ठीक। आरक्षण की जो व्यवस्था है, यानी इस समानीकरण में बहुत सारे काम होंगे, जरूरी नहीं आप आरक्षण से समान कर रहे हो उनको, ठीक। यानी कि अब देखो पता नहीं क्या बोलता रहता है इसमें, तो यानी कि जो लोग एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको आरक्षण दे के ऊपर लाओ, किसी और वजह से भी ऊपर आ सकता है कि ये अपने आप को थोड़ा डाउन कर ले, ये भी डाउन कर ले, इनको थोड़ा सा किसी वजह से ऊपर कर दिया, ठीक। तो आय के संबंध तब भी कम हो रही है। तो समानीकरण में बहुत सारे इस अभियान में बहुत सारे मेथड अपना सकते हैं, एक ये तरीका अपना सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं, तरीका अपना सकते हैं। इस पूरी बड़ी व्यवस्था में से एक आरक्षण, एक छोटा सा एक आरक्षण भी एक अंग है, ठीक है। आप एक तरीके से इस तरीके से कर रहे हो कि इनको थोड़ा कम कर रहे हो और इनको बढ़ा रहे हो तो भी कम कर रहे हो। एक क्या है, आप यहाँ बैठे इसी को ऊपर ले जा रहे हो, एक तरीका ये भी है। एक तरीका क्या है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इतना खुद सबल बना दे रहे हो कि इसको ऊपर नहीं ले जा रहे हो, इसको खुद चीज़ें वो सिखा दी, बता दी, तो ये अपने आप ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक अंग है आरक्षण, ठीक है। यानी समानीकरण की जो हम समान कर रहे हैं, हम उसमें एक व्यापक अभियान चला रहे हैं, उस व्यापक अभियान में आरक्षण उसका एक अंग है। तथा हमने ये भी ध्यान रखना है कि आरक्षण के साथ साथ इसके साथ साथ अब इस पे में कोई आरक्षण है तो समान कर देगा, ऐसे सो गए इस बात को लेके, हमें अन्य उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, उससे भी उत्थान करें कि आरक्षण का मतलब ले लो थोड़ा साथ साथ, और अपने तरीके कुछ और लगा लो। इनको स्थितियाँ जमीनी स्तर पे ऐसी स्थितियाँ दे दो कि जब पढ़ लिख जाए, इनको मुआवजा वगैरह जमीनी स्तर पे ऐसे दे दिए कि अपने आप पढ़ लिख के अपने आप योग्य हो जाए, इन्हें आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े, और इनको थोड़ा नीचे हो जाए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। हमें अन्य उपायों का भी ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट में दम लग रही है, दूसरे पॉइंट में बात करो। दूसरा पॉइंट क्या था, आरक्षण की व्यवस्था गतिशील होनी चाहिए और समय समय मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझना है। गतिशील का मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं कि आपने आरक्षण लगा दिया आप सो गए कि आरक्षण वो बात चलता रहेगा। गतिशील का मतलब होता है कि भाई चल रहा है तो रुके भी कभी, फिर चले रुके। गतिशील का मतलब ऐसा नहीं गतिशील गति में पड़े कि उसमें समय समय पर मूल्यांकन होता रहना चाहिए कि भाई जहाँ चेंज होना है गति एक फेज ना चले
कि आपने आरक्षण 50% दे दिया इनको या 30% दे दिया, 27 दे दिया, 7.5 दे दिया, तो ऐसा ही चल रहा है। ये जो चल रहा है ये गतिशील तो वैसे तो है, चल रहा है, चलता चला रहा है, वो गतिशील तो है, लेकिन इसका मतलब ये कह रहे हैं गतिशील का मतलब एक पर रुक मत जाओ 50 पे, जहाँ चेंज करना पड़े चेंज भी करो, 51 करना पड़े तो 51 भी करो, 27 करना पड़े 27 भी करो, नीचे जाना पड़े नीचे भी जाओ, ऊपर जाना ऊपर, यानी एक जगह मत रुक जाओ, हटाना पड़े तो हटाओ भी, और लगाना पड़े फिर से तो फिर से लगाओ, ठीक दोनों चीज़ें हैं। हटाने पे जोर मत दो, लगाना पड़े तो फिर से लगाओ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समय समय पर इसका मूल्यांकन भी होता रहना चाहिए कि भाई, और उसी बात में कहिए कि जो लोग सबल हो गए, अगर जो लोग नीचे से ऊपर आ गए तो उनको फिर उसको आरक्षण श्रेणी से बाहर भी कर देना चाहिए। ये चाहिए वाली बात हो रही है, करो करो ऐसा नहीं, चाहिए किया जा सकता है, ऐसे करके हमें बोलना, अपनी राय कैसे रखनी, ऐसा करना चाहिए जी। सबल का मतलब कि बल का मतलब क्या होता है, जो बलशाली है, ताकतवर, और सबल का एक थोड़ी डिग्री और बढ़ जाती है, सबल, ठीक है। तो सबल का मतलब जो अच्छा व्यक्ति हो गया, कमज़ोर से ऊपर उठ के आ गया वो सबल, यानी कि आपको जो बलहीन जो व्यक्ति है जिसके पास निर्बल है, और निर्बल का अपोजिट क्या हुआ, सबल, समझ में आई। यानी कि जो आप सबल हो गया, आपने नीचे से ऊपर उठा दिया, अब उसको आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो तार्किक तौर पर होना चाहिए। क्रीमी लेयर पे ऐसा नहीं कि तुम हमें अच्छे लग रहा है हमारी जाति को, तुम क्रीमी लेयर में आ गए, तुम क्रीमी लेयर में अंदर रहोगे, तुम्हें आरक्षण दिया जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। आपका तार्किक तौर पर होना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति ऐसे ऐसे हो, जिनके पास ऐसी कंडीशन हो, रहने के जीवन स्तर जिनका ऐसा हो, जिनके पास आय की इतनी दिक्कत हो रही हो, तो उसको पढ़ने में थोड़ी हम मदद दे देंगे, उसको नौकरी में हम थोड़ी मदद दे देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप तार्किक तौर पर बात करो, क्रीमी लेयर में निर्धारण ऐसे करो। और क्रीमी लेयर अभी तक ओबीसी पे लागू तो है ना, ओबीसी पे लागू है, पर ये जब हम भर्ती की बात कर रहे हैं, जब भर्ती करोगे तो ओबीसी में जब भर्ती हो रही होगी तो ओबीसी में क्रीमी लेयर देखा जाए कि आप ओबीसी जाति के हो, लेकिन आप क्रीमी लेयर में आ रहे हो नहीं आ रहे हो। SC ST में नहीं देखा जा रहा है, तो ये कहना है SC ST में भी लगाओ, इस पर विचार करो। SC ST में कहाँ है क्रीमी लेयर, पदोन्नति में, बात आ गई थी ना, पढ़ा था पदोन्नति में कि पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं, तब हम SC ST पे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, कि वो क्रीमी लेयर में फंस रहे हैं नहीं फंस रहे हैं, वो राज्य डिसाइड करेगा कौन फंसेगा नहीं, वो राज्य के अंदर है कि राज्य को इसलिए बता रहे हैं कि आप तार्किक तौर पर निर्धारण करो, ऐसे नहीं हवा हवा में कि ठीक है तुम अच्छे लग रहे हो तो ठीक। ये हमने पॉइंट समझ में आया, ये भी ठीक है आपकी। अगला पॉइंट हमने क्या लगा, भूमंडलीकरण वाले लिखा, भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में बात ये कि अब आर्थिक तौर पर सब चीज़ चल रही है, तो आर्थिक तौर पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस पर भी विचार करो। हमारी राय क्लियर हो गई, ठीक है। हम पक्ष में भी बोल गए, विपक्ष में भी बोल गए कि आरक्षण सही है, हटाओ मत, बिल्कुल भी आरक्षण होना चाहिए, कमजोर वर्ग को ऊपर आना चाहिए, जो कमजोर व्यक्ति है, कल को हम ही कमजोर हो गए, जनरली कमजोर हो गए तो उसको भी तो बोलेंगे, उसको नीचे रहने दे, तो होता रहा प्रतिगामी विभेद। तभी तो जनरल वाले लोग कर रहे हैं, अब आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, जब उनके साथ हुआ तो ठीक है। तो इसलिए यानी कि प्रतिगामी विभेद अगर बढ़ जाए तो इसलिए आपको आप चाहिए, हमें EWS मिला लोगों को तो बहुत खुश हुए, इसका तो विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना, इसका विरोध भी करो, फिर EWS भी नहीं, ये भी हटाओ वो भी हटाओ, और जब वो हटाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब क्या कि आपने आप दोनों को लड़के लेना तो वो भी लड़के ले सकते हैं चीज़ें। तो इसलिए व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये आरक्षण की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन उसके होने नहीं, जैसी परिस्थिति है वैसे हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। यानी कि बिल्कुल आप एक तरफ नहीं हो सकते कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भारत का संविधान जो बना है बहुत अच्छा बना है, बहुत उन्होंने सोच समझ के बनाया, बहुत उनकी, अब उन्होंने क्या संविधान में भी वही बात कह दी, उन्होंने एक 367 छोड़ दिया, 368 आर्टिकल छोड़ दिया कि भाई आप भी इसका मूल्यांकन करते रहना समय समय पे, जब आपको चेंज लगे तो संविधान संशोधन करते रहो, ठीक। अब लेकिन उसमें क्या संविधान संशोधन कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति के फायदे से कर रहे हैं कि हम संविधान संशोधन कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि अब आपको हम पूरी जाति वालों को ऐसे ही मिलता रहेगा। अभी हम आगे एक एक्ट पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 17 पढ़ेंगे इसके बाद ही। तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए, उसमें राज्य ने ऐसा कानून बना दिया कि कई दूसरी जाति को ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया तो राज्य ने उसके आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया क्योंकि उनके वोट बैंक ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। ये बात समझा रहा है, मतलब आरक्षण का मुद्दा यहाँ फाइनली समाप्त हो गया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे आर्टिकल 17, मतलब एक बड़ा मुद्दा था ना, 15 और 16 से जुड़ा हुआ, 15 16 के साथ बड़ा आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 देखेंगे, ठीक। कोशिश कर रहे थे वैसे हम आज ही देख लें क्या, आज पढ़ लें आर्टिकल 17 आर्टिकल 18। पहला इसको तो यही रोको, अगली क्लास में पहले तो ये वीडियो रोक दें आरक्षण वाली, अगली क्लास बात करते हैं।